सभी को प्रणाम करता हूँ। पिछले सत्र में पंचकोशों की चर्चा कर रहे थे, आनंदमय कोश पर पहुंचे थे। उसके बाद हम सब लोग अन्नमय कोश का विकास करने चले गए थे। मुझे लगता है कि उसके बाद स्वाभाविक है, जब अन्नमय कोश पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो प्राणमय कोश थोड़ा शिथिल हो जाता है। वो धीरे धीरे निद्रा की ओर ले जा रहा है। श्वसन क्रिया हमारी थोड़ी धीमी होने लगती है, क्योंकि सारी व्यस्तता उस अन्नमय कोश की पुष्टि के लिए लगी हुई होती है। मन भी शांत हो जाता है। मन शांत, एकाग्रता की पहली निशानी है। एकाग्रता होगी तभी नींद आएगी। तो शांत होगा मन तो नींद आती है। मन में चिंता लगी हो तो नींद नहीं आती। अनासक्त रहना बहुत आवश्यक है। किसी भी बात में उलझा रहेगा मन तो भी निद्रा नहीं आती है। तो इसलिए अब हम लोगों का मन शांत, एकाग्र और अनासक्त भी हो गया। अब केवल दो ही कोशों के उपयोग की आवश्यकता है, मन, बुद्धि और अपना नैतिकता और आध्यात्मिकता, यानी आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इस सत्र की जो चर्चा है, बहन ने जैसा इसको प्रारंभ करते हुए कहा, अभी तक जो चर्चा थी वो व्यक्ति केंद्रित थी एक प्रकार से। मैंने अंत में पिछले सत्र की बात को यहाँ पूरा किया था, तो मैंने कहा था शिक्षा के जो 3 उद्देश्य हैं उसमें सबसे व्यापक, सबसे बड़ा उद्देश्य है विश्व का कल्याण। अब यहाँ विश्व कहते ही हम केवल विश्व मैंने मनुष्य सृष्टि की बात केवल नहीं करते होते। इस मनुष्य सृष्टि के अलावा भी जंतु जगत है, वृक्ष वनस्पति है, कीट पतंग हैं और पंच महाभूत हैं। अग्नि, जल, आकाश, ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों की चर्चा हुई थी, उन 5 ज्ञानेंद्रियों का संबंध इन पंच तत्वों से ही है। श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, आप में से अनेक लोगों को ध्यान में होगा। पृथ्वी सगंधा सरसा स्तापः स्पर्शी च वायु ज्वलनम च तेज नभः शब्दम, ऐसा आगे श्लोक। ये 5 कोश इन पंच महाभूतों से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी सगंध, पृथ्वी पहला तत्व है जिससे सारा कुछ निर्माण हुआ है, और इस पृथ्वी तत्व का गुण है गंध उत्पन्न करना। गंध हमको पता लगती है हमारी नाक से। सरसा तापः, सरसता, यह आपः यानी जल, संस्कृत में जल के लिए शब्द आपः। जल सरस है, और यह सरसता या स्वाद हमको अपनी जीवा से पता लगता है। स्पर्शी च वायु, वायु स्पर्श होने से पता लगती है, दिखाई नहीं देती है। ये स्पर्शी वायु हमारी त्वचा से पता लगती है। ये तीसरी हमारी ज्ञानेंद्रिय और तीसरा पंच महाभूतों में से तीसरा तत्व। ज्वलनम च तेज, प्रकाश, यह आंखों से दिखाई देता है। प्रकाश के परावर्तन का सिद्धांत आप लोगों ने विज्ञान में जब पढ़ा होगा, तो कैसी कोई चीज हमको दिखाई देती है, वही किरणें किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती हैं हमारे कैमरे पर, लेंस पर, और उससे हमको दिखाई देती है। और अंत में नभः सशब्दम, आकाश का गुण है ध्वनि उत्पन्न करना, और यह ध्वनि हमको, आवाज हमको कानों से सुनाई देती है। तो ऐसे 5 तत्वों का समावेश, पंचमहाभूत जिससे सृष्टि की रचना हुई है, उसी से हमारे शरीर की रचना हुई है। और इन्हीं पंच महाभूतों से जुड़े हुए हमारे पंचकोश हैं। शरीर में पंच प्राण की चर्चा की जाती है। यह जो सारा पंच का हमारे यहाँ एक प्रपंच है, वास्तव में इस पंच से ही संपूर्ण सृष्टि चलती है, इसी से हमारा शरीर चलता है। और इसलिए इस शरीर का विकास, एक एक व्यक्ति का विकास का अर्थ केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति व्यक्तित्व में तो परिणत होता है। तो आदरणीय कुलपति जी ने सुबह बताया था, पर्सन से पर्सनैलिटी, व्यक्ति से व्यक्तित्व कब बनता है, जब उसका विस्तार हो जाता है ना। वो पूरा कैप्शन आपने सुना है, सुना पूरा वाक्य। यह विस्तार
व्यक्ति से हमारा जुड़ता है व्यक्तियों के साथ। हम मनुष्य के रूप में, बालक के रूप में, व्यक्ति के रूप में जन्म लेते हैं, परंतु हमारा इंटरेक्शन अन्य लोगों से शुरू होता है। विकास का वह क्रम प्रारंभ वहीं से होता है। अपने यहाँ तो अभिमन्यु की कथा, प्रहलाद के जन्म की कथा, ये कथाएं, मैं कथा नहीं सुनाऊंगा, सब लोगों को मालूम है। अभिमन्यु की कथा सबको मालूम है, उसने चक्रव्यूह को भेजना कैसे सीखा, किस समय, कौन सी क्लास में, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो, तो कहते हैं माता गर्भावस्था में सीख लिया था उसने। श्री कृष्ण अपनी बहन को सुना रहे थे, लेकिन माँ सो गई और इसलिए बालक भी नहीं सुन पाया, वो गर्भावस्था में भी सीख गया था। प्रहलाद के तो जन्म की कथा वहीं से शुरू होती है। युद्ध 17 वर्षों से चल रहा था, देवासुर संग्राम, और चर्चा में यह आया कि भाई ये संग्राम कैसे समाप्त हो। तो किसी ने सुझाव दिया देवताओं की सभा में कि ये हिरण्यकश्यप बहुत परेशान कर रहा है, एक बार आक्रमण करके हिरण्यकश्यप को मार दो, किस्सा खत्म, युद्ध समाप्त हो जाएगा। बृहस्पति देवगुरु बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि हिरण्याक्ष उसका भाई जो है वो बड़ा भला आदमी है क्या, वो भी तो आक्रमण करेगा, युद्ध तो चलता रहेगा, कुछ ऐसा करो कि युद्ध ही समाप्त हो। ये युद्ध समाप्त कैसे हो, तो क्या कर सकते हैं? नारद जी ने कहा चलो मैं ही ट्राई करता हूँ, कोई उपाय मैं करता हूँ। आप क्या करेंगे? मैं तो थोड़ा फ्री हैंड दीजिए करने को, करके देखता हूँ, एक प्रोजेक्ट लेता हूँ मैं भी। और वो प्रोजेक्ट क्या था? तो एक दिन घूमते हुए और हिरण्यकश्यप जहाँ युद्ध क्षेत्र में था वहाँ पर पहुँचे, और उनको रोक टोक कहीं नहीं थी, तो पहुँच गए। जाकर उन्होंने कहा कैसे आना हुआ आपका? तो उन्होंने कहा ऐसे इधर से निकल रहा था। मैंने कहा बहुत दिनों से आपसे भेंट नहीं हुई, आप तो युद्ध में व्यस्त रहते हो, आपकी राजधानी में आप मिलते नहीं हो, तो यहीं मिलकर चलता हूँ। और वहाँ से बातचीत शुरू हुई कि मुझको ऐसा मालूम हुआ है कि आपके परिवार में आपका वंश का अगला दीपक आने वाला, आपका पुत्र को जन्म होने वाला है। उन्होंने कहा हाँ है। तो बोले लेकिन मुझे एक चिंता लगी इस बात, ये समाचार तो मुझको मिला, लेकिन मुझको एक चिंता ये लगी कि कहीं ऐसा न हो कि आप तो यहाँ युद्ध में उलझे रहो। देवताओं का आपको पता नहीं है, मैं तो उनके साथ ही उठता बैठता हूँ ज़्यादा, मुझे उनका स्वभाव नहीं। ऐसा ना हो कि आपको यहाँ युद्ध में उलझा के और दूसरी एक सेना भेज दें, महल पर आक्रमण करके रानी को ही ले गए। आप युद्ध तो यहाँ जीत जाओगे, लेकिन उधर क्या होगा? उन्होंने रानी का वध कर दिया, तो आपकी संतान को उन्होंने रानी का अपहरण कर लिया, आपकी संतान आपको नहीं दी, तो आपका वंश तो समाप्त। इस युद्ध को जीत कर क्या करोगे? और ये जब चिंता हुई तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप ही उपाय बताइए, आपने ही ये समस्या बताइए, आप समाधान बताइए। उन्होंने कहा कि अगर आप विश्वास करें तो अपने किसी रिश्तेदार के घर भेज दीजिए। बोले आपने कहा कि आप देवताओं को जानते हैं, मैं अपने दानवों को जानता हूँ, असुरों को। पता लगा मेरा कोई मित्र रिश्तेदार ही उसको देवताओं को सौंप आया जाकर मेरी पत्नी को, तो क्या करूंगा? तो दूसरा उपाय क्या है? तो दूसरा उपाय ये है कि आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं कहा आप तो ऋषि, यहाँ पर तो विश्वास कर सकते हैं, ठीक है, तो मेरे साथ भेज दीजिए अपनी पत्नी को, मैं उनके रहने की व्यवस्था करूँ। और बताते हैं कि नारद ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के रुकने की व्यवस्था ऋषि आश्रम में की, जिसका परिणाम हुआ कि उस हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के परिवार में प्रहलाद जैसे बालक का जन्म। अब ये जो हमारी सारी कथाएं हैं, आप उसमें कथा मान सकते हैं, कल्पनाएं मान सकते हैं, हम लोग सब प्रकार से विचार करते हैं। मैं इन दोनों अभिमन्यु और प्रहलाद की कथा को इसलिए कह रहा हूँ कि व्यक्ति का विकास केवल व्यक्ति के कारण से नहीं होता। दुनिया भर में दो कारण कहे जाते हैं किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो कैसे विकसित होता है। तो कहते हैं पहला कारण होता है उस व्यक्ति का, जिसे अंग्रेजी में शब्द आजकल प्रचलित है, डीएनए, उसका पारिवारिक क्या बैकग्राउंड रही, किस पृष्ठभूमि से निकल कर आया है। जैसा उसके परिवार का रहे होगा, जैसे माता पिता होंगे, जैसे उसके परिवार में चलता होगा, वैसा सब चल होता है उसमें। दूसरा एक कारण और दुनिया भर में माना जाता है, वो कहते हैं कि पारिवारिक नहीं तो परिवेशगत कारण हो सकते हैं। बहुत बार देखा होगा माता पिता बड़े सुशील हैं, बड़े शांत स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे व्यवहार वाले हैं, पुत्र या पुत्री बड़े उद्दंड हैं, व्यवहार अच्छा नहीं है, हर एक से करते झगड़ते हैं, तो हम क्या कहते हैं, इसकी संगति ठीक नहीं है। लड़के की या लड़की के जिन लोगों के साथ जिन इसकी मित्रता है वो ठीक नहीं है, इसलिए इसको अच्छा व्यवहार नहीं सीख रहा है, माता पिता वाला व्यवहार इसमें नहीं आया है। यह दो कारण तो दुनिया भर में माने जाते हैं। भारत में एक तीसरा कारण भी माना जाता है जिसको जन्मगत संस्कार कहा जाता है।
संस्कार की ये कल्पना दुनिया के बाकी देशों में नहीं मानी जाती। भारत में ये माना जाता है कि संस्कार ये तीसरा और बड़ा कारण है जो जन्म पूर्व से, यानी गर्भावस्था के हो सकते हैं और अपने यहाँ की पूर्व जन्म की संकल्पना है, इसलिए पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण भी व्यक्ति के व्यवहार में अंतर आ सकता है, उसका व्यवहार किसी विशेष दिशा में जा सकता है, उसके व्यक्तित्व का विकास की गति तेज हो सकती है अथवा अवरुद्ध हो सकती है। ये तीनों कारण हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। इस सारी थ्योरी को कहने का हेतु क्या है? क्योंकि हम जो कुछ बनते हैं वह केवल हमारे कारण, अगर केवल डीएनए कारण होता तो भी माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स या उनके भी पहले कहते हैं अपने यहाँ पितृकुल के 7 पीढ़ी 7 जनरेशंस और मातृकुल के 5 जनरेशन का स्वभाव कहीं ना कहीं हमारे डीएनए में आता है। तो हम स्वयं जैसे हैं वो केवल हमारे कारण नहीं है, वो हमारे परिवार में पितृकुल या मातृकुल के कारण है। डीएनए का क्या प्रभाव माने तो, यदि परिवेशगत माने तो जिनके पास में हम रहते, जिनके साथ में हम रहते, उनका प्रभाव पड़ता है। और यदि संस्कार की बात माने तो भी हमारा व्यक्तित्व पूर्व जन्म में या पिछली परिस्थितियों में क्या था उसके आधार पर हमारे जीवन का विकास होता है अथवा अवरुद्ध होता है। इस प्रकार की हमारे ये जो जीवन की रचना है यह इस प्रकार चलती है। और इसलिए अपने लिए विचार करने का कारण यह है कि हमारा व्यक्तित्व का विकास ये अन्य लोगों के माध्यम से कैसे हो। मैं बहुत छोटी आयु से इस बात को जोड़ता हूं। बच्चा माता की गोदी में है, माँ उसको दूध पिला रही है, उसको खिला रही है, बच्चा माँ की गोदी में अभी बोल नहीं पाता। माँ उसको बताती है, देखो बाबा आए, देखो बुआ आई, काका आया, मामा आया। बच्चा मामा काका भी बोलना नहीं सीखा है, लेकिन आप में से किसी को भी ऐसा अनुभव आया क्या? किसी बच्चे को माँ ने, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया 5-7 साल का, फिर माँ ने एक दिन उसका इंट्रोडक्शन कराया, मिलिए ये तुम्हारे पिताजी, इनका नाम ये है। ऐसा कोई इंट्रोडक्शन? पापा आए, दादाजी आए, बुआ आई, मामा आया, काका आया। ऐसा बोलने से बच्चे के मन पर इमेजेस बन रहे हैं। ऐसी छवि, ऐसी शक्ल, ऐसे सफेद बाल होंगे तो दादाजी होंगे, है ना? ये अपने आप सीख रहा है बच्चा। माँ ने बच्चे को स्नान कराया, आज तो लाल वाली शर्ट पहनेगा कि पीली वाली, अभी उसे लाल भी पता नहीं, पीली भी पता नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गया है, 1-1.5-2 वर्ष का हो गया है। अब बच्चे ने उसे 2 में से कोई उत्तर देना, उसे और बाकी इसके अलावा कुछ नहीं मालूम, लाल पीला भी नहीं पता, लेकिन तीसरा भी कुछ नहीं पता। वो कहता है लाल वाली। माँ ने जो पहना दी वो उसके हिसाब से अब लाल है आज। माँ ने ग्रीन कलर की शर्ट पहनाई, उसने कहा लाल वाली, माँ ने उठाई और शर्ट पहना दी। आज से वो समझ गया कि ये जो ग्रीन कलर की शर्ट आज मैंने पहनाई इसको रेड बोलते हैं, लाल बोलते हैं। उसको सिखाना नहीं हुआ, वह सीख गया। ये सीखने की प्रक्रिया कहाँ से हुई? तो यह भी इंटरेक्शन से, संवाद से। यह विकास का क्रम व्यक्ति के रूप में प्रारंभ होकर व्यष्टि, समष्टि यानी समाज में छोटे बच्चे रहते हैं, मोहल्ले पड़ोस की बच्चियां आती हैं, आंटी हम भैया को अपने घर ले जाएं, थोड़ा खिलाने का शौक रहता है उनको, ले गए अपने घर। अभी वो घर में केवल दादाजी को, काका को, मामा को, बुआ को जानता था। अब वो पड़ोस की भी किसी मासी को, किसी नानी को, किसी दादी को, किसी को बोलने लगा। समझ में आने लगा उसको कि ये भी मेरा परिवार है, व्यापक परिवार है। और फिर इसी तरह से वह धीरे धीरे सबसे समरस होता जाता है। वो धीरे धीरे उसको बताया जाता है चंदा मामा है, बिल्ली मासी है, ये जो रिश्तेदारियां हैं, ये रिश्तेदारियां भी उसके लिए एक कारण बनती है उसके विकास का। जो इस समय का विषय है वह वास्तव में हमारे इस इंटरपर्सनल रिलेशन से होने वाले विकास का है। हम विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में काम करते हुए भी हम प्रतिदिन अनेक लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, अनेक लोगों से मिलजुल रहे हैं, अनेक लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम उनसे सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उनके व्यवहार से समझ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम
वो सिखा भी रहे हैं। हम कहें नहीं, वे न स्वीकार करें कि आपसे उन्होंने कुछ सीखा, लेकिन निश्चित रूप से जब हम व्यवहार करते हैं, दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो हमारे बीच में से कुछ नया होता है, और यही आदान प्रदान ही वास्तव में हमारे यहाँ सीखने की परंपरा है। मैंने सुबह कहा था कि अपने यहाँ सारी चीज़ें यह आदान प्रदान संवाद में ही लिखी गई है। उसी तैत्तिरीय उपनिषद के एक और पंक्ति बोलता हूँ, सीखने का क्रम कैसे होता है, तो हमारा उपनिषद क्या कहता है, गुरु शिष्य आमने सामने बैठे हैं और गुरु जी उसको कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया, संस्कृत में शब्द है उसके लिए अधीति, अधीति करना चाहिए। हमको जीवन में विकास करना है तो विकास के लिए अधीति करने की आवश्यकता है। अब हमारे यहाँ तो मैंने कहा कि प्रश्न करने का स्वभाव ये बना हुआ है, जिज्ञासा, जिज्ञासु होना ये हमारे यहाँ अच्छी बात मानी गई है। क्षमा करेंगे, मेरा उद्देश्य कोई किसी धार्मिक आस्था पर वो करना नहीं है, लेकिन एक कथा हम सुनते हैं, एडम और ईव, आदम और हव्वा ने एक एप्पल, सफरचंद को वहां पर तोड़कर खाया, उनको मना किया गया था, तो उनको बागे बहिष्ठ से निष्कासित कर दिया गया। जाओ तुम धरती पर, तुमने पाप किया है, अपराध किया है, आज्ञा का उल्लंघन किया है। और वही एप्पल समझकर हमारे हनुमान जी कूद गए, सूर्य को निगल लिया, तो उनको सब देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। जिज्ञासा वह भी थी, क्या है ये फल खाकर देखें, और जिज्ञासा वह भी थी, अब उतनी छोटी आयु का बालक तो आप देखते हैं कोई भी चीज होती, जूता चप्पल भी रहता है, छोटा बच्चा रेंगते हुए जाता है और उसको मुंह में देता है सीधे, क्योंकि पंच ज्ञानेंद्रियों में सबसे ज्यादा उसका भरोसा अपनी जिह्वा पर ही होता है। हर चीज को टेस्ट करके मुंह से देखता है, कुछ भी पाएगा तो पहले मुंह में रखेगा उस चीज को, खाने की है नहीं खाने कैसा भी है। इसलिए वह भी एक जिज्ञासा ही थी। यह जिज्ञासा ही हमको आगे सीखने का वातावरण देता है। जब हम वर्किंग कैपेसिटी में आते हैं, बाल्यावस्था की बात केवल नहीं, ये जो बाकी बातें मैंने कही तो बचपन की हुई, बचपन के आगे जब बड़े होते हैं तो भी बहुत सारी बातें अपने को संवाद के माध्यम से सीखने सिखाने को मिलती है। और केवल इतना नहीं, तो हमारे लिए जो जीवन की प्रगति का आधार है वह भी इसी प्रकार का संवाद है, आपस में होने वाली बातचीत, यही हमारे लिए आधार है। थोड़ा विषय गंभीर ना हो जाए, मैं एक छोटी सी बात से छोटा सा प्रश्न आप लोगों से रखता हूं। सब लोग बोल सकते हैं, पिछली बार में बोलने का अवसर नहीं मिला तो अभी बोल सकते हैं। मान लीजिए चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी पर अपने को एक फिल्म बनानी है, किसी इंटरनेशनल प्रोग्राम में, कहीं हम मैंने चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी क्या करती है इसको प्रोजेक्ट करने के लिए हमको एक फिल्म बनानी है। फिल्म माने डॉक्यूमेंट्री या स्लाइड्स, पीपीटी बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो बहुत सुविधा है और बड़ा सीमित है। एक फिल्म बनानी है चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी की डिफरेंट गतिविधियों पर, क्या क्या करना पड़ेगा जरा सोचिए, 1-2 मिनट में विचार करके, जिसको जो समझ में आता है बोल सकते हैं। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी पर एक फिल्म बनानी है तो क्या क्या करेंगे? स्क्रिप्ट लिखना पहला काम, बोलते जल्दी जल्दी बोल सकते हैं। बजट देखना पड़ेगा, बिना पैसे कैसे होगा जी? कलाकार लेने पड़ेंगे जी, कलाकार हुआ, और अब म्यूजिक बिल्कुल जी जी, वॉइस वीओ देना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल वॉइस जी, विजुअल क्रिएट करने के लिए, विजुअल ठीक है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए एडिटिंग कैसे करेंगे, अच्छे अच्छे कलाकार चुनने पड़ेंगे जी, डायलॉग राइटिंग करनी पड़ेगी, बोलेंगे भी था फिर बोलूंगा जी, हाँ बिल्कुल ठीक, डायरेक्टर बनाना खोजना पड़ेगा जी, और क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूसर, एडिटिंग बिल्कुल ठीक, कॉपीराइट, हाँ वो भी एक लीगल इशू तो है ही, और लॉन्चिंग के लिए हाँ कुछ प्रोग्राम रखना पड़ेगा, आजकल तो प्रचार प्रसार से ही होगा सारा। और क्या करेंगे? स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट से शुरुआत करें, स्क्रिप्ट, डायलॉग, गीत, संगीत, ऐसे एक स्टेप जी, प्रमोशन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, और ठीक, और ठीक है, एडिटिंग का हिस्सा है और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
जी बहुत बात है। अशोक भाई आपके पास एक अच्छी टीम है, फिल्म बना सकते हैं। इतने सबको मालूम है ना कि फिल्म कैसे बनाई जाती है। ये बात जो हमने सोची, मैंने वो आपने हार्डली 1 मिनट में इतनी सारी बातें बताई। जरा सोचिए कि इन सारी चीजों में आपने नाम प्रोसेस कर लिया, डायरेक्शन, म्यूजिक कंपोजर, एडिटिंग, प्रमोशन, लेकिन अंततः इनमें से प्रत्येक प्रोसेस को करने वाला कोई न कोई व्यक्ति ही है। सारा काम मनुष्य केंद्रित, करने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, बिना उसके यह काम पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे पास करने वालों के बिना हम ये विचार नहीं कर सकते कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए जो करने वाले हैं उनके बीच में कैसे संबंध होने चाहिए, उनके बीच में रिलेशंस कैसे बने और कैसे बढ़े, मैनेजमेंट का विषय है। मैनेजमेंट की स्पेलिंग को जरा मन में लिखिए। मैनेजमेंट की डेफिनेशन अपने आप उसी में से निकलती है, MANAGEMENT। टी हटा दीजिए, डेफिनेशन बन गई। मैनेज मेंट में से टी हटाइए, मैनेज मेंट, MEN का बहुवचन MEN। मनुष्यों को मैनेज करना यह मैनेजमेंट है। लेकिन उसकी शुरुआत कहां से है? तो अभी लास्ट वाला लेटर और हटा दीजिए, MEN में से N भी हटा दीजिए, क्या बचा? मैनेज मी। मैं अपने आप को मैनेज करता हूं तो फिर मेन को मैनेज कर पाता हूं, और उसी से पूरा मैनेजमेंट शुरू होता है। प्रत्येक मैनेजमेंट की शुरुआत ये मेरे साथ होती है। मैं जैसा हूं वैसा मैं अन्य लोगों को मैनेज कर पाऊंगा। बहुत साधारण उदाहरण दे रहा हूं। सरकारी नौकरी में आए हुए, मेरे परिचय में बताया था सर ने, 84 बैच में मैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में आया। करीब करीब 37 वर्ष मुझको नौकरी करते हुए हो गए। मैं अगर 37 साल की अपनी कोई भी एक उपलब्धि मानता हूं तो यह, अनेक जगहों पर मैं रह लिया, पोस्टिंग मेरी रह ली, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में रह लिया, लेकिन मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज तक किसी भी मेरे स्टाफ मेंबर ने मुझको यह नहीं कहा यह काम मेरा नहीं साहब, मैं नहीं करूंगा इसका, या मेरे से नहीं। ये मेरी तारीफ नहीं, ऐसा मैं अपना एनालाइज करता हूं। ऐसा केवल इसलिए हुआ कि मैंने आज तक अपने ऑफिस में अपने किसी अधिकारी से ऐसा नहीं कहा कि साहब ये मेरा काम थोड़ी मैं नहीं कर सकता। शायद इसीलिए मेरे किसी साथ, ऐसा नहीं कि मेरा आतंक इतना है कि मेरे किसी ने मेरे साथ कह दिया तो उस दिन मैं एक्शन ले लूंगा। केवल इसलिए कि उन्होंने हमेशा ये कहा, कभी मैंने अपने किसी अधिकारी से, मैं एक सिस्टम के अंदर काम करता हूँ, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डायरेक्टर, उसके नीचे मैं इतने सीरीज के नीचे काम करता हूँ, और मेरे नीचे भी नीचे क्लेरिकल और मल्टीटास्किंग स्टाफ तक उतना सारा चैनल। मेरे किसी सबऑर्डिनेट ने नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा या मेरा काम नहीं है। इसका शायद कारण ये कि उन्होंने कभी मुझे ये कहते हुए नहीं देखा कि ये मैं नहीं करूंगा, मेरा काम थोड़ा है ये करना। ये मुझे लगता है कि मैनेज मी है जिससे मैनेजमेंट होते हैं, और एंटायर मैनेजमेंट सिस्टम जिससे चलता है। इसलिए इस कार्य को करने में जब हम साथ में बैठकर काम करते हैं तो बहुत सारी बातें कभी अच्छी भी होती, बहुत बार खराब भी होती हैं। हम मनुष्य हैं, मनुष्य के सद्गुण दुर्गुण सब में विद्यमान होते हैं, हम सब लोग उसका मिश्रण होते हैं। इसलिए कई बार साथ साथ काम करते करते अपने को बहुत सारी चीजें अनुभव में आती हैं। मैं मैनेजमेंट की किसी पुस्तक का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। इतने वर्षों में विद्या भारती में काम करते हुए मुझे कोई 32-33 वर्ष हो गए, सरकार में भी 37-38 वर्ष हो गए। समाज जीवन में रहते रहते कुछ बातें मेरे ध्यान में आती हैं, वही मैं आपसे इस पूरे सत्र में उनकी ही बातचीत करूंगा। सामान्य रूप से हर व्यक्ति को परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं। काम कितना भी हो, करना उन्हीं 24 घंटों में, और इसलिए उन 24 घंटों में टाइम मैनेजमेंट ये बड़ी जरूरी चीज होती है। हम लोग जिस सिस्टम में काम करते हैं वहां भी कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको आपको तुरंत करना है,
हमारे पास दूसरा समय नहीं है। आप कल्पना करें, एग्जाम चल रहा है, मान लीजिए आप एक कहीं किसी एग्जामिनेशन के इन्विजिलेटर, स्टूडेंट्स बैठ गए हैं, आपने आंसर शीट्स बांट दी हैं, उस पर रोल नंबर उन्होंने लिख लिए हैं, आप क्वेश्चन पेपर बांटने लगते हैं, पैकेट खोला, वहां 25 स्टूडेंट्स बैठे हैं और क्वेश्चन पेपर्स 15 हैं। अब आप क्या कहेंगे? अच्छा भाई 15 लोग बैठे रहो, कोई 10 लोग बाहर चले जाओ, कल उनका एग्जाम लेंगे। नहीं हो सकता, ये अर्जेंट है, आपको तुरंत करना है, ये टाइम मैनेजमेंट है। कामों को जब हम अर्जेंट, एक श्रेणी जिसमें हमें दूसरा निर्णय करने का समय नहीं मिलता है, उसमें बांट लेते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन, अर्जेंट के बजाय इंपॉर्टेंट है। अर्जेंट तो नहीं, अभी के लिए करना ऐसा नहीं है, लेकिन करना है और हो सके तो आज ही करना है, ये दूसरी कैटेगरी हो सकती है। तो तीसरे प्रकार के काम हो सकते हैं लेस इंपॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट, आज नहीं करेंगे चलेंगे, 1-2 दिन बाद भी कर लेंगे तो भी हो जाएगा, उसमें भी क्लासिफाई कर सकते हैं। चौथा काम वेस्टेज भी हो सकता है, टाइम जिसमें वेस्ट हो रहा हो। वैसे तो मैनेजमेंट का मानना यह है कि कोई भी काम टाइम वेस्टेज का नहीं होता। इफ इन ए स्कूल a principal is taking the round of the campus, अरे ये उसका वो निकलते हैं, देखो इधर कचरा पड़ा है इसको साफ करो, देखो ये पेड़ तवा ऐसा हो रहा है इसको सीधा करो, देखो ये गमला टेढ़ा रखा है इसको ऐसा कर दो, देखो वहां पर ऐसा हो रहा, ये टाइम की वेस्टेज हुई क्या? प्रिंसिपल इज नॉट सपोज्ड टू, द वाइस चांसलर इज नॉट सपोज्ड टू लुक ऑल दीस थिंग्स, लेकिन ये वेस्टेज तो नहीं है। एक बार उनके राउंड लगाने पर बहुत सारी चीजें शायद उनके टोके बिना भी अगली बार से ठीक, गमले टेढ़े होते थे, एक बार उन्होंने टोका तो अगली बार से गमले अपने आप ही सीधे रखे जाने लगेंगे, है ना? इसलिए कि टोकने की अब आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये वेस्टेज नहीं है। पांचवें तरह के काम फ्यूटाइल भी होते हैं, अंग्रेजी का शब्द है फ्यूटाइल, माने जिनसे किसी को कोई फायदा नहीं है। वो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रसिद्ध कवि संतोषानंद हुए, बहुत सारे गीत भी उन्होंने फिल्मों में लिखे हैं, उनकी कोई कविता मैंने पढ़ी थी, कविता तो याद नहीं रह गई, उसका कुछ ऐसा था कि लोग कहते हैं उनका टाइम पास नहीं होता और मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। सुबह से उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, पार्क में बैठता हूँ, घास के तिनके नोचता हूँ, कंकरियाँ उछालता हूँ, थोड़ी देर पतंगों के बीच चढ़ते हुए देखता हूँ, घर आता हूँ, एक कप चाय पीता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, दूसरा कप चाय पीता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, इसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर अखबार पढ़ता हूँ, अखबार में सब खत्म हो जाता है तो फिर मैं उसमें जगह जगह करेक्शंस करता हूँ, उसमें छपी हुई हीरोइनों की फोटो की मूंछ बनाता हूँ, आदि काम करता हूँ। लोग कहते हैं कि उनका टाइम पास नहीं होता, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। ये फ्यूटाइल, जैसे किसी का कोई फायदा नहीं। हमने बंटवारा अगर ये 5 तरह का कर लिया तो हमारा टाइम मैनेजमेंट सही है। टाइम मैनेजमेंट के लिए और मुझे लगता है 4 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा हमें परेशान करती है हमारे कामकाज के दौरान। सबसे पहली चीज है इंटरप्शंस। एक काम शुरू किया, किसी ने बुला लिया, उस काम को पूरा करने के पहले फिर बैठे, कोई फोन आ गया, तीसरा किसी ने आपके पास आकर कोई बात शुरू कर दी। फिर अब होता ऐसे है कि वो जो सबसे पहले काम शुरू किया हुआ था वह सबसे नीचे दब जाता है, दूसरा काम उसके ऊपर, तीसरा उसके ऊपर, चौथा, लास्टली शाम को आप 7वें 8वें काम को हाथ में लिए हुए होते हैं, उसके नीचे दबे हुए 6-7 काम पहले से होते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ा व्यवधान इंटरप्शंस है जो बीच बीच में आपको इस तरह से रोकते हैं। दूसरा गड़बड़ होती है वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर कई बार हमको जैसे हम काम करना चाहते हैं वैसी व्यवस्थाएं सुविधाएं नहीं होती। इट इज नॉट रिलेटेड टू द वर्क प्लेस इन योर यूनिवर्सिटी कैंपस। हम में से बहनों के वर्क प्लेस की अगर किचन की भी बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कोई बर्तन, तवा या तपेली या जो भी है वो गैस पर रख दी और जब आप जीरा ढूंढ रहे होते हैं तो फिर नहीं मिलता है। प्याज काटने के लिए बाकी सब तैयारी है, चाकू नहीं मिलता है। ये वर्क प्लेस के इंटरप्शंस हैं, इंडिविजुअल के इंटरप्शंस हैं, वर्क प्लेस के इंटरप्शंस। तीसरे प्रकार के इंटरप्शंस या समस्याएं आती हैं इस वर्क प्लेस के अलावा डॉक्यूमेंट्स को लेकर। हम सबके कामकाज के कागज होते हैं। ऑफिस मैनेजमेंट की एक बुक जो मुझे पढ़ाई गई थी
मेरे डिप्लोमा कोर्स के दौरान, उसमें डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक पूरा चैप्टर था और उसका पहला सेंटेंस मुझे अभी भी याद है, बाकी पूरे चैप्टर तो याद नहीं। वो पहला सेंटेंस था, व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है? व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और उसके नीचे उसका आंसर लिखा हुआ था, ए डॉक्यूमेंट प्रूव्स इट्स इंपॉर्टेंस बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल व्हेन यू नीड इट। वो इंपॉर्टेंस ऐसे ही सिद्ध करता है, जब आपको चाहिए तब नहीं मिलेगा। फिर थोड़ी देर बाद के बाद आप कुछ और खोज रहे हैं तो वही निकलेगा बाहर, लेकिन जब आप खोज रहे हैं तब वो नहीं मिलेगा। अगर आपने ये तीन चीजें, ऑफिस मैनेजमेंट की ये तीन चीजें, वर्क प्लेस, डॉक्यूमेंट और इंटरप्शन को ठीक कर लिया, एक चौथी चीज आजकल और जुड़ गई है, फूड। इन चार चीजों को मैनेज कर लिया तो टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है। यहां टाइम मैनेजमेंट की बात को मैंने क्यों जोड़ा? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जिसका ठीक नहीं होता, ऐसा व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में रहता है। 24 घंटे काम 24 घंटे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, स्वाभाविक हम स्ट्रेस में आएंगे, और जब स्ट्रेस में होगा व्यक्ति तो स्वाभाविक है सेल्फ मैनेजमेंट के जो 3 स्टेप्स हैं, 3 आयाम हैं, उनमें पहला है टाइम मैनेजमेंट, दूसरा है जिसके लिए अभी मैंने शब्द उपयोग किया स्ट्रेस मैनेजमेंट, और तीसरा है ऐसा व्यक्ति जो स्ट्रेस में है वो झगड़ेगा ही, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ये तीसरी चीज। इंटरपर्सनल रिलेशंस में सबसे बड़ी समस्या यह है कि व्यक्ति आपस में काम करते समय एक दूसरे के साथ मतभेद होते हैं, विचार बदलते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हम खड़े होते हैं, और वो मतभेद कभी कभी मनभेद में भी बदल जाते हैं। मतभेद तक तो ठीक है, मैंने एक बात कही, आपने एक बात कही है, मेरी बात आपको सूट नहीं करी है, आपको एक बात मुझे नहीं जमी, आइदर यू कन्विंस मी और आई विल कन्विंस यू। लेकिन होता क्या है, अच्छा मैं इतना बड़ा आदमी, मैंने इतनी ये बात कही, भैरवी मैंने ऐसा कैसे बोली, मैं देखूंगा अगली बार। बस यहां से शुरुआत हो जाती है। यह जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट तक, कंफ्लिक्ट के लेवल तक ना पहुंचे, ये देखने की आवश्यकता है। इस 24 घंटे का नियोजन अगर हमने ठीक प्रकार से कर लिया तो मुझे लगता है कि सारी चीजें हमारी ठीक होती हैं, स्ट्रेस और कंफ्लिक्ट का नंबर नहीं आता है। एक और बात आती है, हमारे ये मनुष्य स्वभाव है, साथ में काम करते हुए हम हमेशा तुलना करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, और सबसे अच्छा, द बेस्ट, वो मेरे पास होना चाहिए। 10 एम्प्लॉइज में से मेरे डिवीजन, मेरे सेक्शन के लिए ये वाला नहीं चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर या टाइपिस्ट मुझको वही वाला चाहिए जो सबसे एक्यूरेट और सबसे स्पीडली टाइप करता हो। जो मेरा हेल्पिंग स्टाफ है, पियून या उस प्रकार का, जो सबसे ओबीडियंट होगा वही मुझे चाहिए। घर में भी वही बच्चा मुझे सबसे प्रिय है, 2-3 अगर हैं तो जो मेरी बात सबसे ज्यादा ओबे करता है, सबसे ज्यादा मानता है, वही मुझे प्रिय है। बाकी को मैं डांटती हूँ, उसको कुछ नहीं मिलता। यह जो सब कुछ अच्छा मुझे चाहिए, ये मेरे अंदर बैठे हुए कंपैरिजन के कारण होता है। कन्फ्लिक्ट्स के एक कारण तो टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक ना होना है, लेकिन दूसरा कारण ये कंपैरिजंस भी है। हम जब साथ में काम करते हैं तो ये कंपैरिजन, वो थे तो इतने अच्छे थे, ये हैं तो ऐसे ही, उन्होंने तो ऐसी बात मेरी मान ली थी, ये मेरी कोई बात मानते नहीं। मेरे सुझाव, मेरे प्रस्ताव पहले बहुत एक्सेप्ट किए जाते थे, आजकल नहीं किए जाते हैं। मुझे हर मीटिंग में निगलेक्ट किया जाता है, मुझे इनको ये पता नहीं क्या है, इनकी हर बात सुन ली जाती है। इस टाइप की हमारे अंदर चलते रहती है जी। एक 10-12 साल का बच्चा और उसके फादर गाड़ी में बैठे जा रहे थे। फादर ड्राइव कर रहे थे, बेटा बाजू सीट पर बैठा हुआ था। पीछे से कोई दूसरी गाड़ी आई, उसने हॉर्न दिया, पिताजी ने साइड दे दी। अब आप सोचिए 10-12 साल के बच्चे का रिएक्शन कैसा होता है, पापा और फास्ट चला। पिताजी ने एक्सीलेटर दबाया, गाड़ी चली। पीछे से फिर एक गाड़ी आई, उसने हॉर्न दिया, पिताजी ने फिर साइड दे दी, दूसरी गाड़ी में निकल गई। बच्चे ने कहा पापा और फास्ट, थोड़ा और दबाया एक्सीलेटर। तीसरी गाड़ी आई, उसने फिर हॉर्न दिया, पिताजी ने फिर साइड दी, आगे तीसरी गाड़ी में निकल गई। बच्चे ने फिर कहा पापा और फास्ट, थोड़ा और स्पीड दी। फिर एक गाड़ी आई, फिर हॉर्न दिया, गाड़ी की फिर साइड दे दी।
बच्चा थोड़ा हो गया, अब आप कितना धीमे चला रहे हो और फास्ट चलाओ। पिताजी ने समझाया, बेटा देखो जो गाड़ियाँ निकल रही हैं पास करके हमको, फॉर्च्यूनर है, मर्सिडीज बेंज है, सब अच्छी पावरफुल गाड़ियाँ हैं, हमारी मारुति 800 है, इससे ज्यादा मैंने पूरा एक्सीलरेटर दबा रखा है, इससे ज्यादा तेज नहीं चल सकता। बच्चे ने कहा, पापा जो बात आप गाड़ी के बारे में जानते हैं वो मेरे बारे में नहीं पता है क्या आपको? क्लास में फर्स्ट मैं आऊं, डिबेट में फर्स्ट मैं आऊं, ड्राइंग कंपटीशन में मुझे फर्स्ट आना चाहिए, म्यूजिक में मुझे फर्स्ट आना चाहिए, रेस में मुझे फर्स्ट आना चाहिए, स्पोर्ट्स इवेंट्स में मुझे फर्स्ट आना, हर चीज में मैं ही फर्स्ट आऊं, ये कैसे पॉसिबल? मेरी क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, मैं भी तो कहीं कहीं मर्सिडीज बेंज नहीं हूँगा, मारुति 800 हूँ। आपको मेरे बारे में बात नहीं समझ में आती। हर इस चीज पर कॉम्पिटिशन, घर में, परिवार में भी और वर्क प्लेस में भी ये कॉम्पिटिशन बढ़ता है। मेरी बात ये ज्यादा सुनते हैं, वो अच्छे थे, ये अच्छे हैं, ये ऐसा करते हैं, वो जो मेरी बात सुनता है वो अच्छा है, जो नहीं सुनता है वो अच्छा नहीं है। ये इस आधार पर हमारे ये रिलेशंस, जो इंटरपर्सनल हमारे रिलेशंस हैं, इनमें कहीं ना कहीं समस्या आती है, जो हमारे ओवरऑल में, क्योंकि फिर एक चीज कोई मन में आ जाती है, उसको हम बार बार सोचते रहते हैं। अच्छा देखो मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, इन्होंने नहीं मानी, जरा इनको भी मैं बताऊंगा किसी एक दिन, ऐसा रहता ही। तुलना के साथ साथ थोड़ा सा ये भी रहता है। सुबह से आदरणीय कुलपति जी ने भी, मैंने भी श्रीमद् भगवद गीता को कई बार कोट किया। पहला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, संजय से धृतराष्ट्र पूछते हैं, यही से शुरुआत हुई है। धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता, लेकिन युद्ध में क्या हो रहा है जानना चाहते हैं, रनिंग कमेंट्री सुना रहे हैं संजय। और धृतराष्ट्र पहला प्रश्न पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकः पांडवश्चैव किं कुरुत। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? बड़ी सीधी सी बात है। पांडु की मृत्यु हुए वर्षों बीत चुके, बच्चे थे पांचों पांडव, और अब युद्ध हो रहा है, यानी उस बीच में 12 वर्ष का वनवास, अज्ञातवास 13वां वर्ष में निकल गया है, उसके पहले द्यूत क्रीड़ा भी हो गई, सब कुछ हो गया। 25 साल 30 साल 40 साल पहले पांडु की मृत्यु हो गई। धृतराष्ट्र के मन में मामकः पांडवश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, जिसके साथ मन में ये दो अलग अलग भाव आ जाएंगे तो वहां तो महाभारत ही होगा ना। महाभारत का कारण ही यही है। एक बड़ी मजेदार बात ध्यान में आ गई मुझको, जेएनयू बड़ा प्रसिद्ध है हमारे यहाँ, शिक्षा का केंद्र, बाकी भी बहुत सारी चीज़ों का केंद्र है। दिल्ली में मैं रहता हूँ, इसलिए दिल्ली में जेएनयू का बड़ा महात्म्य है। जेएनयू के एक प्रोफेसर साहब, क्षमा करें आप में से बहुत सारे प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, घर में आकर अपना टीवी देख रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, चाय पी रहे थे। श्रीमती जी किचन में कुछ काम कर रही थी, बच्चा 4th-5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, होमवर्क कर रहा था, उठकर माँ के पास गया, मम्मी वो होमवर्क में क्वेश्चन दिया है मैडम ने, उसका आंसर ही नहीं है इसमें बुक में। किस सब्जेक्ट का है? सोशल स्टडीज का है, हिस्ट्री का क्वेश्चन। अच्छा क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है व्हाई वॉर्स टेक प्लेस, युद्ध क्यों होते हैं। कलिंग के युद्ध का चैप्टर है, तो उसमें बाकी तो चीजें हैं, वो मिल गई बुक में मुझको आंसर उस लेसन में, लेकिन युद्ध क्यों होते हैं ऐसा करके ये क्वेश्चन, व्हाई वॉर्स टेक प्लेस ऐसा है, इसमें क्या आंसर लिखा नहीं। आपने कहा कि चौथी क्लास, तीसरी पांचवी जो भी होगा, इतने छोटे 8-9 साल के 10 साल के बच्चे को क्या बताएं युद्ध कैसे क्यों होते हैं। तो मैंने कहा बेटे देखो, जैसे अपना देश है नहीं है, हमारा पड़ोसी देश है, मान लो जैसे रूस है। अब सोचो अगर रूस अपनी आर्मी, अपने सोल्जर्स को हमारी कंट्री में भेज दे तो क्या होगा। बच्चे ने कहा कि अरे हमारी भी तो कंट्री के सोल्जर्स है ना, वो उनको रोकेंगे। बोले मान लो वो उसके बाद भी नहीं रुकते तो क्या होगा। अरे तो हमारे सोल्जर्स के पास गन है, वो गोली चला देंगे उनके ऊपर। बोले उनके पास भी तो गन है ही, उनकी भी सोल्जर्स के पास गन होगी, हाँ वो भी गोली चलाएंगे, फिर क्या होगा। बच्चे को समझ में आ गई बात, भाई वो गोली चलाएंगे, वो गोली चलाएंगे, दोनों गोली चलाएंगे। पिताजी उठ कर आए,
क्यों ये बच्चे को गलत शब्द बातें क्यों बताती हो? क्या गलत बात बताती हो? अरे तुम बता रही हो कि रूस ने अपनी सेनाएं हमारे देश में भेज दी, सोल्जर्स भेज दिए। अरे रूस हमारा मित्र राष्ट्र है, वो हमारे ऊपर आक्रमण क्यों करेगा? अरे बच्चे को समझाने के लिए मैंने बताया, उसको समझ में आ गया, समझने के लिए बताया, उदाहरण नहीं बताया, समझ आया। लेकिन उदाहरण नहीं गलत क्यों बताना? बच्चे के दिमाग पर इंप्रेशन पड़ गया ना कि रूस कभी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। बचपन से उसके मन में एक गलत धारणा उन्होंने बैठा दी कि रूस किसी दिन अटैक कर सकता है। उन्होंने कहा भाई मैंने उदाहरण ही तो दिया है, कोई रूस के अटैक करने बोला थोड़ी लिया मैंने। नहीं, तुम्हारे साथ यही समस्या है कि एक तो सही बात नहीं, कुछ गलत बात करोगी और फिर बहस भी करती हो, मानती नहीं होगी। भाई देखो मुझको जैसा समझ में आता था वैसा मैंने बता दिया, कल से उसका होमवर्क आप करा दिया। अच्छा, दिन भर यूनिवर्सिटी में मैं मगर हमारी स्टूडेंट्स के साथ करके आऊँ और उसके बाद तुम्हारे लड़के का होमवर्क भी नहीं कराऊँ, वो भी तुम नहीं करा सकती। मैं कहा उनको पता है यूनिवर्सिटी में क्या, इधर बैठे उधर बैठे, गप मारी, चाय पिया, चले आए, मुझे पता है क्या कितनी क्लास लेते हो, पढ़ा मैं भी जानती हूँ। अब शुरू हो गया, पिताजी बोले तो बच्चा पिताजी की तरफ देखे, माँ बोले तो बच्चा माँ की तरफ देखे, वो जवाब दे वो जवाब दे। अल्टीमेटली बच्चा बोला आप लोग रहने दीजिए, मैं समझ गया युद्ध क्या होता है। सामान्यतः इंटरपर्सनल रिलेशन में युद्ध यूं ही होते हैं। किसी भी साधारण बात को हम साधारण रूप से एक्सेप्ट नहीं करते। हमको लगता है कि मैंने जो कहा वही सही है। बहुत हिंदी में मुझे शब्द है अहम यानी ईगो और वहम, इन दोनों शक, अहम और वहम यही दो रीजन हैं जिनके कारण हमेशा झगड़े विवाद होते ही हैं। इनसे बचना ये संभव नहीं है और इसलिए अपने साथ अपने लोगों को साथ लेकर चलना ये कैसे होगा, ये इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे बनने चाहिए, हिस्ट्री के दो प्रसंग में छोटे छोटे बड़े, कथा पूरी नहीं कहूंगा, प्रसंग केवल बताता हूं। एक ही मराठा शक्ति के दोनों प्रसंग हैं। 1761 पानीपत का युद्ध था। पेशवा युद्ध का संचालन कर रहे हैं, हाथी पर सवार है। लग रहा है कि अब मराठा सेना की जीत होने ही वाली है। बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हैं पेशवा। युद्ध बहुत तेजी से चल रहा है, सैनिकों में बड़ा उत्साह है, बढ़कर आक्रमण कर रहे हैं। अब्दाली की फौजें पीछे हट रही हैं। लगता है कि युद्ध अब निर्णायक भूमिका में, दोपहर का समय हो गया है और अचानक पेशवा को लगता है हाथी में बैठकर युद्ध देखा तो जा सकता है मैच की तरह, कुछ मजा नहीं आ रहा। अच्छे योद्धा भी थे, उनको लगा कि खुद युद्ध नहीं किया तो फिर क्या, अभी तो घंटे आधे घंटे में निपटारा हो जाएगा, ये भाग जाएगी शत्रु सेना, मुझे तो हाथ दिखाने का मौका ही नहीं मिलेगा। और उन्होंने अपने एक घुड़सवार सैनिक को बुलाया, हाथी पर से उतरे और उस घुड़सवार के घोड़े पर सवार हो गए, दोनों हाथों में तलवार ली और तलवार चलाते हुए शत्रु सेना में घुस गए। सैनिकों ने देखा अच्छा पेशवा स्वयं ही युद्ध कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे पेशवाई सैनिक भी, मराठा सैनिक भी घुस गए। शत्रु सैनिकों को बहुत तेजी से पेशवा ने भी काटा और सैनिकों ने भी बड़े उत्साह के साथ जो युद्ध चल रहा था वो बहुत तेजी से, और ऐसा लगा कि अब कुछ ही मिनटों में निर्णायक भूमिका, यानी एक प्रकार से उस एरिया में खड़ी हुई शत्रु सेना के पांव उखड़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन एक दूसरी घटना तुरंत हुई। अब ये जो था ये तो कोई 100, 200, 500 मीटर से दिखाई देने वाली घटना थी, जहां पर सैनिक पेशवा को स्वयं युद्ध करते देख रहे थे। वहां से कोई आधा किलोमीटर दूर की जगह होगी जहां पर सैनिक हाथी पर बैठे हुए पेशवा को देख रहे थे। पेशवा भी हाथी पर सैनिकों को देख रहे थे और सैनिक भी हाथी पर बैठे हुए पेशवा को देख रहे थे। उतनी दूर पर लड़ते हुए सैनिकों ने देखा पेशवा का हाथी खाली है, हाथी का जो औदा होता है जिस पर बैठा जाता है खाली। क्या अर्थ हुआ? युद्ध में हाथी का औदा खाली होने का मतलब पेशवा शहीद हो गए। जीती हुई मराठा सेना वापस लौट पड़ी। पानीपत के उस तीसरे युद्ध ने हम सब लोगों को मालूम है इस देश का इतिहास बदल दिया,
इस देश का भूगोल बदल दिया। यदि उस दिन मराठा सेना न हारी होती तो आज पाकिस्तान होता क्या, आज बांग्लादेश होता क्या, 1876 में अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ होता क्या। 1761 के उस मकर संक्रांति के दिन के उस युद्ध ने देश का इतिहास बदल दिया, देश का भूगोल बदल दिया। कारण की मीमांसा भी बाद में की जगह दूसरी घटनाओं से। इसी मराठा परिवार, इसी मराठा राजवंश की दूसरी घटना कहता हूं। शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई है। संभाजी को आगरे किले में ले जाया गया और उसके बाद उनका वध कर दिया गया है। राजा राम को, जो छोटा पुत्र था, उसको धोखे से ले जाकर तमिलनाडु में जिंजी नाम की जगह है, वहां जिंजी के किले में उसको बंदी बनाकर रखा गया है। और राजधानी को औरंगजेब की सेना ने घेरा हुआ है, रसद बंद है, कुछ भी फूड के आइटम्स नहीं जा सकते अंदर, क्योंकि सब तरफ मुगल सेना का पहरा लगा हुआ है, अंदर नहीं जा सकता कुछ। अंदर मरने की स्थिति, भूखे मर रहे हैं महल के अंदर रहने वाले लोग, लेकिन युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। हर दिन रात में मराठा सैनिक मावले आते हैं, मुगल सेना के किसी एक एरिया पर हमला करते हैं, उनकी रसद लूटते हैं, खाद्य सामग्री लूटते हैं, उनके हथियार लूटते हैं, उनको मारते हैं, फिर से वापस सह्याद्री की पहाड़ियों में छुप जाते हैं। हल्ला गुल्ला होता है, वो पीछा करते हैं, वो हाथ नहीं आते, क्योंकि मुगल सैनिकों को मालूम नहीं सह्याद्री की पहाड़ियों के रास्ते कौन से हैं, उन्हें मालूम है, वो चले जाते हैं। हर दिन ऐसा होता है और इतिहास बताता है, इतिहास की घटनाएं आप लोगों ने पढ़ी होगी। एक दिन ऐसा होता है कि वो मावले आते हैं, औरंगजेब जिस तंबू में, बादशाह जिस तंबू में रुका हुआ है, उसके ऊपर मुगल साम्राज्य की पताका ध्वजा लहरा रही है, एक कलश उसके ऊपर स्थापित है। तंबू पर चढ़कर कलश और पताका काट कर ले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठने पर जब यह बात पता लगती है तो औरंगजेब ये कहने के बजाय कि ये गलती किससे हुई है, उसको बुलाओ, उसके खिलाफ एक्शन लेना है, वो कहता है हम यहां युद्ध नहीं जीत सकते। जिन्होंने पताका और कलश काटा है वो मेरी गर्दन भी काट के ले जा सकते थे। उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि हम तुम्हारे तंबू के ऊपर चढ़कर भी पताका ले जा सकते हैं, यहां युद्ध नहीं जीता जा सकता, वापस चलो। और इतिहास बताता है कि लौटकर उस दक्कन की लड़ाई जिसे वो कहा गया है, द वॉर ऑफ डेक्कन, वहां से लौटकर औरंगजेब कभी अपनी राजधानी आगरा नहीं पहुंचा। औरंगाबाद में उसकी मृत्यु हो गई, जहां उसको दफना दिया गया। जरा दोनों घटनाओं के बीच में तुलना कीजिए। एक और अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट, अच्छे योद्धा, सब प्रकार से बहुत अच्छे प्रकार युद्ध संचालन करने वाले पेशवा हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा अति उत्साह, सुबह शब्द हुआ था धृति, उस धृति के उपयोग किए बिना निर्णय करने के कारण जीता हुआ युद्ध, मराठा शक्ति हार गई और देश का इतिहास और भूगोल बदल गया। दूसरी ओर ध्यान देने वाली बात क्या है, वहां सारा युद्ध पेशवा को देखकर हो रहा है। जो ज्यादा वीरता से लड़ने लगे वो भी पेशवा को युद्ध करते देखकर लड़ने लगे, और जिन्होंने पेशवा का हाथी खाली देखा उन्होंने युद्ध करना बंद भी इसलिए किया कि अब पेशवा तो रही नहीं तो युद्ध क्यों करना, किसके लिए युद्ध करना, राजा तो है नहीं है। दूसरी ओर शिवाजी महाराज नहीं है, संभाजी का वध किया जा चुका है, राजा राम जिंजी किले में कैद हैं, लौटकर आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन युद्ध जारी है, क्योंकि वो युद्ध किसी राजा के लिए, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, वो युद्ध उस मराठा शक्ति के लिए है जिसको बचाए रखना जरूरी है। एक एक व्यक्ति जिसको खाने को कुछ नहीं है, वह भी पहाड़ों में छुप कर रहता है, गुफाओं में, कंदराओं में, जंगल में, और रात में आकर आक्रमण करता है, हथियार लूटता है, रसद लूटता है, मुगल सैनिकों को मारता है। युद्ध जारी है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की दृष्टि से सोचिए, हम सब कहीं ना कहीं एक समूह का अंग है। हमारा युद्ध पेशवा का युद्ध है कि हमारा युद्ध मावलों का युद्ध है। मैं अकेला हूं, मैं बताता हूं, मैं गाइड करता हूं, बाकी लोग काम करते हैं। सुबह कुलपति जी ने कहा था, हम फॉलोअर्स बनाने के लिए नहीं, हम लीडर बनने के लिए नहीं, जस्ट वन स्टेप अहेड।
ये जो साथ चलने वाली बात है, सबके मन में ये भावना आएगी जिस दिन ये चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, ये मेरी यूनिवर्सिटी है ना, इसका विकास, इसकी प्रगति, इसको और अच्छा होना, ये मेरे करने से भी उतना ही होगा जितना कुलपति जी के, कुल सचिव जी के, डायरेक्टर साहब के, डीन के, एचओडी के करने से होगा। जिनके करने से होता है वो एक व्यक्ति नहीं होते, वो पूरा संगठन होता है, वो पूरा एक तंत्र होता है। इसमें से कोई भी बड़ी से बड़ी मशीन का कोई भी एक छोटे से छोटा पुर्जा भी यदि खराब हो जाए तो स्वाभाविक रूप से वह गड़बड़ हो जाता, पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए सबके साथ में चलने की आवश्यकता है, यह बहुत आवश्यक है। एक दो छोटी छोटी बातें और, साथ साथ काम करना, यह जैसे मैंने कहा कि मैनेजमेंट है, और इस मैनेजमेंट के मैनेजमेंट में अपने को, मैनेजमेंट की भाषा में कहूँ तो उसे प्लानिंग कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं, आदि ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, ऐसे शब्द उपयोग करते हैं। साधारण भाषा में कहें तो क्या क्या, कौन कौन, कब कब और कैसे कैसे, इन चार शब्दों में पूरा मैनेजमेंट होता है। क्या क्या करना है, मैनेजमेंट की भाषा में इसको प्लानिंग करना कहते हैं, प्लानिंग है। क्या क्या, इस क्या क्या के आधार पर ये प्लानिंग करने वाले लोग सभी होते हैं, ये कई बार संभव नहीं भी होता। प्लानिंग करने वाला कोई एक ग्रुप होता है, कुछ छोटी टोली होती है, उसमें कुछ टॉप रैंकिंग लोग हमारे हो सकते हैं। इस क्या क्या को कौन कौन में डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये ऑर्गेनाइजिंग है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ऑर्गेनाइजिंग ही सबसे बड़ा तत्व है, क्योंकि कौन कौन का निर्णय करना, कौन किस काम को करेगा, यह बंटवारा करना, यह निर्णय करना, इस क्या क्या तय करने वालों के हाथ में आमतौर पर रहता है। जो कौन कौन होते हैं, यानी जिनके हाथ में काम दिया जाता है, एग्जीक्यूशन वर्क दिया जाता है, आमतौर पर उनको लगता है कि मुझको तो ये ड्यूटी अलॉट की गई है, ये असाइन किया गया काम है, इतना काम मुझको करना चाहिए। और प्रायः कौन कौन क्यों क्यों का विचार नहीं करते। ये काम मुझे दिया गया है तो करना तो है, क्यों करना है, किस प्रकार से करना है, कैसे कैसे करना है, आमतौर पर इस पर विचार किए बिना हम काम करते जाते हैं। और इसलिए बहुत बार ऐसा आता है कि यह जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी है हमारे इस पूरे चेन में, वह है मनुष्य। कौन कौन काम करने वाले लोग उसको किस ढंग से ले रहे हैं, उसके आधार पर ही आमतौर पर हम ये निर्णय कर पाते हैं कि हमारी यह जो सारी प्रक्रिया है, जो सारा प्रोसेस हमारा चलने वाला है, इस प्रोसेस में हम कितने लोगों को किस प्रकार से इन्वॉल्व करेंगे, और फिर जैसा अलॉट किया गया था, असाइन किया गया था, वैसा वैसा काम हुआ है कि नहीं, ये देखना ही कंट्रोलिंग का काम है। इसलिए लौट कर ये सर्किट यही कंप्लीट होता है, जिन्होंने क्या क्या डिसाइड किया था, प्लानिंग की थी, वही लोग कंट्रोलिंग करने में भी आते हैं। वो ये देखते हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा काम इन लोगों ने किया, या वैसा हुआ या नहीं, आउटपुट वैसा हुआ है या नहीं हुआ है। बताया जाता है, आप सब लोग उससे परिचित हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। वही इनपुट होते हुए भी यदि प्रोसेस बदल दिया जाए तो आउटपुट बदल जाता है। ठीक यही बात इस इंटरपर्सनल रिलेशन में भी लागू होती है। जब जब हमारे पास इनपुट तो वही है, लेकिन प्रोसेस बदल दिया जाता है, तो हमारे पास जो आउटपुट है, जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, वो नहीं आता है। क्योंकि आमतौर पर हम लोग उस प्रकार से एडजस्टमेंट के, एकोमोडेट करने के भाव से नहीं काम करते, हम केवल असाइन ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए काम करने लगते हैं। और ऐसे में प्रायः चीजें मैकेनाइज्ड हो जाती हैं। मैकेनाइज्ड यानी बताया गया है, हम कर देंगे, जैसा है वैसा, इतना पूरा करके देना ना, इतना लिख कर देंगे, क्या लिखेंगे, कुछ भी जो समझ में आएगा वो कर देंगे, इतना बना देंगे, इतना पूरा कर देंगे, टाइमलाइन है तो टाइमलाइन में पूरा कर देंगे। इसके पीछे का जो लॉजिक है, इसके पीछे की जो भावना है, उसको यदि हमने ग्रहण नहीं किया, मैंने कहा ना कि कौन कौन
क्या क्या और क्यों क्यों पर फिर विचार नहीं करते, केवल कर देना, इससे आउटपुट नहीं ठीक निकलने वाला है। मैकेनाइजेशन का दुष्परिणाम हमेशा होता है। क्या होता है? तो मैकेनाइजेशन जब भी होता है किसी सिस्टम का, हमेशा साधारण उदाहरण है, सुबह हमको कहीं जल्दी उठकर जाना है, पहले अलार्म वॉच हुआ करती थी, अभी आजकल मोबाइल में अलार्म लगा लेते हैं। सुबह जब अलार्म बजता है तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? उसे बंद करते हैं और करवट लेकर सो जाते हैं। अलार्म का बजना मैकेनिज्म है और दोबारा उसे बंद करके सो जाना एंटी मैकेनिज्म है। हर मैकेनिज्म में से एक एंटी मैकेनिज्म जरूर निकलता है। मैं सरकार में हूं, एक बात बड़ी कही जाती है, दिल्ली के सेक्रेटेरिएट में चलने वाली एक बात मैं सुनाता हूं, जरा इससे कोरिलेट करके। बाजार में सड़क पर एक सज्जन दुकान में अपने बैठे हुए थे, दोपहर का समय था। एक आदमी ने सड़क किनारे एक गड्ढा खोदा, दूसरे व्यक्ति ने उसमें मिट्टी भर दी, उसने 10 फुट आगे जाकर फिर एक गड्ढा खोदा, दूसरे व्यक्ति ने आकर उसमें मिट्टी भर दी। ऐसे 2-3 जगह गड्ढे हो गए। दुकानदार को समझ नहीं आया, ये क्या, गड्ढा खोदते हैं मिट्टी भर देते हैं, गड्ढा खोदते हैं फिर मिट्टी भर देते हैं, भैया क्या कर रहे हैं? अच्छी खासी सड़क है, गड्ढे खोद खोद के नाश करे दे रहे हैं उसका। ये सरकारी काम कर रहे हैं। इसमें क्या सरकारी काम है? बोले देखिए वो बोर्ड लगा है, पथ पंक्ति वृक्षारोपण। वृक्षारोपण? तुम गड्ढे खोद रहे हो, मिट्टी भर रहे हो, इसमें क्या वृक्षारोपण? बोले ये वो पौधे लगाने वाला छुट्टी पर है। मेरी ड्यूटी है गड्ढा खोदना, इसकी ड्यूटी मिट्टी भरना, वो बीच में तीसरा आदमी और है, वो पौधा लगाता है, वो गड्ढे वो छुट्टी पर है। ये मैकेनिज्म है। हमारे यहाँ तो नहीं ऐसा। जिसने गड्ढा खोदना उसने गड्ढा खोद दिया, जिसने मिट्टी भरनी मिट्टी भर दी, उसमें भी पौधा लगाया कि नहीं लगाया, वो छुट्टी कर दो, चलेगा काम। हमारे लिए इस मैकेनिज्म को ठीक करना, क्योंकि व्यक्ति ये मैकेनिज्म से नहीं चल सकते। काम का आउटपुट मैकेनिज्म से नहीं होता। मैकेनिज्म एक सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम में यदि व्यक्ति मैकेनिज्म का हिस्सा बन गया तो फिर उससे कोई आउटपुट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसलिए ये एंटी मैकेनिज्म स्वयं खड़े हो जाते हैं। जैसे ही कोई, हम लोग देखते हैं ना, जैसे ही कोई एक एक्ट बनता है, कोई लॉ बनता है, इमीडिएटली उस एक्ट को कैसे बचा जाए इसके तरीके निकाल लेते हैं। बड़े प्रतिभावान लोग हैं तो तुरंत कोई दूसरा तरीका निकाल लेते हैं। कुंभ हुआ हमारे यहाँ, तो ये हुआ कि भाई सभी को उसका कोविड का सर्टिफिकेट लेकर आना है, वैक्सीनेशन का। तो बताते हैं कि वहाँ पर करीब करीब 2 लाख फेक सर्टिफिकेट्स बन गए। अब आप सोचिए कि गवर्नमेंट के सिस्टम में से ही बनी ना वो भी आके, सब उस पर नरेंद्र भाई मोदी की फोटो भी छपी हुई है, एक नंबर भी है उस पर, सब कुछ वैसे ही बना हुआ है, लेकिन वो उनको कभी कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ। ये जो सिस्टम में माने मैकेनिज्म में से एंटी मैकेनिज्म का खड़ा होना है, यह वास्तव में किसी भी काम के लिए एक सिस्टम में आने वाली एक समस्या है। तो इस समस्या के समाधान के बारे में भी कुछ छोटी छोटी बातें हुआ। थुम्बा नाम की जगह से आप में से बहुत लोग परिचित होंगे। दक्षिण भारत में अपना DRDO का बड़ा सेंटर है। एक साइंटिस्ट वहाँ काम करते थे। एक दिन सुबह सुबह जब आए तो आते ही वो जो डायरेक्टर थे वहाँ सेंटर के, उनके रूम में गए। तो जाकर उन्होंने कहा कि सर मैं आज सुबह जल्दी जाऊँगा। कुछ परेशानी? नहीं सर परेशानी कुछ नहीं है, वो बच्चे कई दिनों से, बहुत दिनों से कह रहे हैं कहीं घुमाने ले चलो, घुमाने ले चलो। तो मैं पहले टाल देता था, इधर मैं भी बिजी था, मैं उनको टाल देता था कि अभी तुम होमवर्क कर लो, अभी तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, ऐसा ऐसा करके टालता था। अब उनके एग्ज़ाम भी हो गए खत्म, और शहर में एक साइंस एग्जीबिशन लगी। तो मैंने सोचा कि आज शाम को जाकर, एग्जीबिशन 5 बजे खुलती है, तो मैं सोचता हूँ 4:45 बजे आज मैं चला जाऊँगा। हाँ बच्चों को तो साइंस एग्जीबिशन तो बहुत अच्छी चीज़ है, दिखाना ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये कहकर साइंटिस्ट महोदय अपने लैब में चले गए, काम में लग गए। और जब उनको ये बात ध्यान में आई कि आज उनको जल्दी जाना है 4:45 बजे, और घड़ी पर निगाह पड़ी तो 8:15 बजे हुए थे। काम में इतने व्यस्त थे कि उनको ध्यान ही में नहीं आया कि उनको जल्दी जाना है।
क्या करें, उठे, बंद और करवाई, ले गाड़ी निकाली, घर पहुंचे तो देखा घर में एकदम अंधेरा है। लगा श्रीमती जी बच्चों को लेकर चली गई, मैं नहीं आया समय पर तो क्या करते, बच्चे जिद कर रहे होंगे, लेकर चली गई। गाड़ी गैरेज में लगाई, पहुंचे, दरवाजा खोला, अरे दरवाजा खोला, छोड़कर चले गए। दरवाजा खोला, अंदर गए, पूरे घर में अंधेरा है। एक कमरे से थोड़ा प्रकाश दिखाई दे रहा है, बेडरूम में गए, श्रीमती जी बेड पर बैठे हुए मैगजीन के पेजेस पलट रहे हैं। उनको लगा कि क्या है, कोई दिखाई, बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, मीम साहब जो है वो मैगजीन पलट रही हैं। उनको देख के बोली, अरे आ गए आप, बैठिए, चेंज कर लीजिए, चाय कॉफी कुछ लेंगे कि अब डिनर ही लगा लूँ। कुछ ये तो कुछ मामला गड़बड़ है, कुछ फायरिंग होने के बजाय ये पूछा जा रहा है कि चाय कॉफी लेंगे कि डिनर लगाऊं। तो उन्होंने ऐसा जताते हुए कि कुछ याद नहीं है उनको, सुबह कह के गए थे कि जल्दी आएंगे, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो खाने का समय हो रहा है, लेकिन चलो तुम्हारी मूड है तो आधा कप कॉफी पी लेते हैं, तब तक मैं चेंज करता हूँ। हाँ आप चेंज करिए, फ्रेश होइए, मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। चलिए, लौट कर आ गए, कॉफ़ी आ गई, कॉफ़ी पीते पीते अब कैसे बात शुरू करें। आज बच्चे जल्दी सो गए क्या, दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा अब मुझे बुद्धू बनाने हैं, क्यों नहीं, क्या हुआ? अरे बच्चे तो साइंस एग्जीबिशन देखने चले गए। साइंस एग्जीबिशन देखने अकेले भेज दिया उनको, किसके साथ गए? तुम तो यही हो, किसके साथ भेज दिया? उन्होंने कहा मैं ही मिली हूं आपको बुद्धू बनाने को, आपके डायरेक्टर साहब आए थे, ले गए हैं उनको। 5 बजे डायरेक्टर साहब का फोन आया, उन्होंने पूछा बच्चे तैयार हैं साइंस एग्जीबिशन जाने को? मैंने कहा हाँ तैयार है, वो तो पापा की वेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा पापा को मैंने कुछ काम बता दिया है, वो बिजी हैं, मैं आ रहा हूँ, उनको कहिए। डायरेक्टर साहब आए, बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए, मुझसे बोल गए कि आप अपना और खाना बना लेना, हम लोग बाहर से खाकर आएंगे। बात आई गई, वो थोड़ी देर बाद बच्चे आ गए, बड़े खुश थे, अंकल ने ऐसा ये दिखाया, वो समझाया, एग्जीबिशन में ऐसा था वैसा था, और बाद में बड़ा मजा आया, रेस्टोरेंट में ले गए, ये खाया वो खाया, सब उन्होंने अपना बताया जैसे बच्चे बताते हैं। ये साइंटिस्ट बहुत अगले दिन सुबह पहुंचे, सर आपने क्या कर दिया, मुझे बोला तक नहीं, आप बच्चों को लेकर चले गए साइंस एग्जीबिशन दिखाने। क्यों भाई, मैं साइंस एग्जीबिशन नहीं बता सकता हूँ कि बच्चों को दिखाने में ऐसा क्या था? मैंने तो बताया, उनको ठीक से एक्सप्लेन किया क्या क्या है वहाँ पर, मॉडल्स वगैरह जो लगी हुई। मैंने सर वो बात नहीं, लेकिन आपने मुझे तो बोला। बोले क्या बोलता? आपने कहा था 4:45 बजे आप घर जाओगे। मैं 4:45 बजे आपकी लैब में आकर खड़ा रहा 2-3 मिनट, आपको ये पता नहीं लगा कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप इतना बिजी थे अपने काम में। फिर मुझे लगा कि आपको डिस्टर्ब करने से अच्छा है साइंस एग्जीबिशन बच्चों को दिखानी है, तो मैं भी दिखा सकता हूँ। मैं बच्चों को लेकर चला गया, मैंने भी बड़े दिनों बाद बड़ा एंजॉय किया, बच्चों के साथ साइंस एग्जीबिशन देखी, रेस्टोरेंट में आइसक्रीम खाई उनके साथ, ऐसा वैसा बड़ा मजा। यह घटना इन डायरेक्टर महोदय की श्रद्धांजलि सभा में उन साइंटिस्ट महोदय ने सुनाई दिल्ली के विज्ञान भवन में। उन डायरेक्टर का नाम APJ अब्दुल कलाम था, साइंटिस्ट का नाम K कस्तूरीरंगन था, जो NEP की कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने कलाम साहब की श्रद्धांजलि सभा में यह घटना सुनाई। इंटरपर्सनल रिलेशंस का कैसा व्यवहार हो सकता है? मेरा कहना ऐसा नहीं है कि आप सब लोग एक दूसरे के बच्चों को एग्जीबिशन दिखाते हैं, लेकिन इस स्तर तक इंटरपर्सनल जा सकते हैं। उदाहरण है केवल, लेकिन ये एक आदर्श स्थिति हो सकती है, एक बार हो सकती है। आप शायद कोई ये भी कह सकते हैं, अब सब कलाम साहब की बात थी ना, इसलिए प्रसिद्ध हो गई। लेकिन सोचने का तरीका यदि थोड़ा सा भी बदलता है तो हम इंटरपर्सनल रिलेशंस को किस लेवल तक ले जा सकते हैं, ये मैंने एक उदाहरण आपके सामने दूंगा का ये निवेदन करने की कोशिश की है, क्योंकि हम सब लोगों का यह एक समाधान का उपाय हो सकता है। आपसी रिलेशंस कैसे, समाधान का दूसरा उपाय ये क्लैशेस तो होंगे, युद्ध क्यों होते हैं उसका कारण सबको ध्यान में आएगा। हिंदुस्तान लीवर का एक केस है, मैनेजमेंट के कोर्स में ये एक तरह से नज़ीर के तौर पर लीडिंग क्या कहते हैं केस स्टडी के तौर पर बताया जाता है। हिंदुस्तान लीवर बहुत तरह के बनाता है, बाथ सोप
नहाने के साबुन। अब साबुन तो बन जाता है फैक्ट्री में, उसकी पैकिंग कैसे होती है? तो पहले तो मैनुअल हुआ करती थी, बाद में फिर मशीनें आई। उसका सिस्टम ऐसा रहता है, को पता भी होगा, कन्वेयर बेल्ट पर इधर से साबुन का एक एक पीस आता है, दूसरी ओर से एक जगह पर एक रैपर जो रहता है उसके ऊपर वो ऐसा आकर रखता है, इधर से उसके ऊपर आकर वो लगता है, मशीन उसको ऐसा फोल्ड कर देती है और वहां से वो नीचे गिर जाता है। नीचे कार्टन रखा रहता है, बाद में वो कार्टन भर जाता है तो उसको खिसका देते हैं। ऐसा क्रम चलता रहता है, इधर से साबुन आया, इधर से रैपर आया, उस पर रख गया, मशीन ने उसको फोल्ड किया, वो नीचे। ये एक सिंक्रोनाइजेशन है उस मशीन का। ठीक उसी समय पर रैपर आना, ठीक उसी के फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में साबुन केक का आना और उसका पैकिंग होना। एक बार इस मशीन का सिंक्रोनाइजेशन गड़बड़ हो गया। अब होता क्या था, कभी रैपर पहले आ जाता था, कभी साबुन पहले आ जाता था। साबुन पहले आ जाता था तो बिना पैकिंग के नीचे गिर जाता था, क्योंकि गिराने का काम तो उतने समय में ही हो रहा है। लेकिन गड़बड़ क्या होती थी, जब रैपर पहले आ जाता, साबुन नहीं आ पाता था, तो मशीन तो पैक करना जानती है ना, खाली खोखा तैयार हो जाता था और वो नीचे गिरता ही था। अल्टीमेटली पैकिंग हुई, मार्केट में चला गया। अब जब वो जाता था दुकान में या डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास तो पता लगता था वो ग्रॉस होता 144 पीसेस का, 12 डजन्स ग्रॉस में 10-20 पीसेस ऐसे निकले जिसके अंदर साबुन नहीं होता था, केवल पैकिंग होती थी। बड़ी बेईमानी कर रही है कंपनी तो। अब जब कंप्लेंट नीचे से गई तो सब वहां पर देखा, हाँ मशीन का सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ा हुआ है, बुलाए मैकेनिक बुलाए, उसके ठीक हो गया। 10-15 दिन मशीन फिर बिगड़ गई, फिर ऐसे ही होने लगा, बार बार कंप्लेंट पर कंप्लेंट। अल्टीमेटली कुछ दिनों के प्रोसेस के बाद हायर जो मैनेजमेंट था उस तक ये बात गई और उन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उससे इंजीनियर्स को बुलाया, मतलब आपकी मशीन ये काम नहीं कर रही है, बार बार ये समस्या हो रही है, इसमें हमें बहुत कंप्लेंट मिल रही हैं और हम चाहते नहीं बेईमानी करना, लेकिन बेईमानी हो रही फिर भी, तो इसको ठीक करिए। इंजीनियर्स ने आया, देखा, मशीन को चेक किया, उन्होंने कहा मशीन बहुत पुरानी हो गई है, आउटलिव्ड इट्स लाइफ, इसकी जीवन काल पूरा हो गया, इसे ठीक भी करने का कोई मतलब नहीं है, हम ठीक कर भी देंगे तो 10-15-20 दिन में, महीने में फिर बिगड़ जाएगी, अच्छा है कि आप इसको बदल दीजिए। जनरल मैनेजर साहब भी आए थे, विदेश से आए हुए इंजीनियर्स थे उनके साथ में, तो जनरल मैनेजर साहब ने कहा, मैनेजर साहब इस बात को सुनकर पहले से ही परेशान थे, थोड़ा और नाराज हो गए। आप लोग खर्चे का हिसाब बताएंगे, कई बात क्या, आप इंजीनियर आप ठीक नहीं कर सकते अपनी बनाई हुई मशीन को, आप ही का प्रोडक्ट है, आप नहीं ठीक कर सकते, तो क्या हुआ? मतलब हम कैसे ठीक करेंगे, उसकी जो लाइफ थी वो हो गई खत्म, अब ये ठीक नहीं होगी, बहस चल रही थी। सब जनरल मैनेजर, बाहर से आए हुए इंजीनियर्स और भी जीएम के साथ बाकी स्टाफ सब पास में खड़े हुए हैं। नेचुरली काम करने वाले जो लेबर वेबर सब हैं वो भी घेरा बना के खड़े हो गए। एक किसी ने धीरे से कहा लेबरों में से, अरे ये तो मैं ठीक कर दूंगा। जनरल मैनेजर के कान में बात पड़ गई, कौन बोला? कौन बोला ठीक कर देगा? अब कौन कहे कि मैंने बोला ठीक कर देगा? उन्होंने कहा कि भाई कौन बोला, कौन बोल रहा है कि ठीक कर देगा, बाहर आओ, सामने आओ मेरे। लोगों ने कहा जनरल मैनेजर साहब नाराज हो जाएंगे, तो लोगों ने धक्का धक्का देके उसको आगे कर दिया। क्यों तुम ठीक कर दोगे? नहीं साहब, इतने बड़े बड़े इंजीनियर नहीं कर पा रहे हैं, मैं क्या ठीक करूंगा? मैं तो लेबर हूँ, मुझे क्या, मैं क्या ठीक कर दूंगा? तो तुम तो बोले कि ठीक कर दोगे। नहीं साहब, मैंने ये नहीं कहा कि मैं मशीन ठीक कर दूंगा, मैंने ये कहा कि प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। अच्छा, क्या प्रॉब्लम ठीक कर दोगे? बोले साहब चांस दीजिए, मैं कर दूंगा। जीएम साहब बाहर जाते हुए बोले फोरमैन से, ये जो मांगे इसको दिलवा दो, देखो शाम तक बताना है क्या रिपोर्ट है। चले गए बाहर। फोरमैन ने कहा भाई तू बोला इतने बड़े लोगों के बीच में, क्या चाहिए बता? बोले साहब आपने देखा वो शादी बारात के पंडाल में बड़े बड़े वेस्टर्न फैन लगे रहते, बड़ी तेज प्रेशर हवा फेंकते हैं। हाँ, बोले एक मंगवा दो। उसका क्या करेगा भैया? बोले मंगवा दो, मैं ठीक कर दूंगा, आप मंगवा दो सर। फैन आया, उसने जिस जगह पर वो पैकिंग रैपर लगता था वहां पर उसको सेंटर किया और फैन को चालू कर दिया। परिणाम आप समझ गए होंगे, जो खाली रह जाते थे वो उड़ जाते थे वहां से, बाकी के जो भरे होते थे वो नीचे गिरते थे। तो जो प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई ना। अब जरा इस समस्या के समाधान पर विचार करें। आमतौर पर एवरी हायर लेवल मैनेजमेंट इस आरोप, एवरी मैंने कहा, नॉट ओनली द टॉप,
एवरी हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इस आरोप का शिकार होता है अपने सबऑर्डिनेट्स का। वो तो सब सुनते ही नहीं, कुछ भी अच्छी से अच्छी बात होता वो सुनते ही नहीं हमारी बात, बस अपनी बात ही बताते हैं। दोनों के लिए मेरा निवेदन, इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे रहें, सबकी सुनिए। हो सकता है उसका दिमाग मुझसे ज्यादा तेज इस काम में काम कर रहा हो, क्योंकि हर व्यक्ति के ये जरूरी नहीं कि उसने कोई नॉलेज, कोई डिग्री, कोई बहुत टेक्निकल एजुकेशन उसने ली हुई हो सकता है किसी साधारण सी बात में हम न सफल हो पा रहे हो, हम उसे एंगल से नहीं सोच देख पा रहे हो, इसलिए सबकी सुनना। और सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए भी ये आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप सब अच्छा सोच रहे हैं, वो गलत सोच रहे हैं, या वो सब अच्छा सोच रहे हैं, ये आप गलत सोच रहे हैं। वास्तव में एक दूसरे के ऊपर विश्वास, श्रद्धा और विश्वास की जो बात थी, सफलता का सूत्र है स्वयं पर, परस्पर, सिद्धांत पर, नेतृत्व पर और परमात्मा पर विश्वास रखिए, कभी गड़बड़ नहीं। स्वयं पर, परस्पर, एक दूसरे पर, सिद्धांत पर, नेतृत्व पर। ये क्या है चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी, ये तो कंसेप्ट है, कोई क्लास तो चलती नहीं है, अब क्या यूनिवर्सिटी है। सिद्धांत क्या है वो यदि हमने ठीक से समझ लिया, पंचकोशात्मक आज के जमाने की बात है, ये उपनिषद की बात है, हजारों साल पुरानी, वो आज चलेगी क्या? सिद्धांत है वो, यदि है सिद्धांत, टाइम टेस्टेड थ्योरीज बनी हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके पीछे भी कोई कारण होगा। इसलिए उन कारणों को, सिद्धांतों को समझना और उन पर विश्वास करना, अंधविश्वास नहीं, विश्वास, उसको समझकर, उसका कारण, उसकी बैकग्राउंड समझकर करना। और परमात्मा पर, जो सभी के लिए आवश्यक है, हम जिसको भी परम शक्ति मानते हैं, उस पर विश्वास करना, यह भी हमारे लिए एक आवश्यक बात है। फिर से श्रीमद् भगवद गीता को एक बार कोट करता हूं। युद्ध तो जब शुरू हुआ तब शुरू हुआ, उसकी घटना की पिछले सत्र में मैंने बात की है। जब युद्ध की कोई चर्चा ही नहीं थी, जब किसी को नहीं लगता था कि युद्ध होगा, तब भी एक व्यक्ति था जिसे मालूम था कि युद्ध होगा। नाम समझ गए होंगे अपने से ज्यादातर लोग। सबको लगता था चलो भाई जुए में हार गए, वनवास में चले गए, 1 साल का अज्ञातवास काटेंगे, लौट कर आएंगे, आधा राज्य तो मिल ही जाएगा आसानी से। धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे वरिष्ठ लोग हैं, अन्याय नहीं होने देंगे, हम वापस राजा बन जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति था जिसको मालूम था सब तैयार हो जाएंगे, सब राजी हो जाएंगे राज्य देने को, दुर्योधन नहीं मानेगा। और दुर्योधन भी मान गया तो कर्ण और शकुनी उसको नहीं मानने देंगे, युद्ध तो होकर रहेगा। श्री कृष्ण को पता था कि युद्ध होगा, और तैयारियां क्या थी? तो जरा महाभारत सीरियल देखा हो तो, या जो भी कथा मालूम है उसके आधार पर विचार कीजिए। अभी वनवास, अज्ञातवास चल रहा है। श्री कृष्ण को पता है नारायणास्त्र है अश्वत्थामा के पास, और वह अर्जुन के ऊपर ही चलाने के लिए उसने रिजर्व किया हुआ है। अर्जुन मारा जाएगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा। बाकी चारों भाइयों के बस की बात नहीं है कि वो कौरव सेना को पराजित कर ले, अर्जुन को बचाना है। नारायण अस्त्र की काट है केवल पाशुपत अस्त्र, और वह शिव जी की तपस्या से ही मिलेगा। अर्जुन को कहा जाओ, यहां वनवास के समय में जाओ, शिव जी को प्रसन्न करो, पाशुपत अस्त्र लेकर आओ, ताकि उस समय अश्वत्थामा का वध तुम कर सको, नारायण अस्त्र की काट हम खोज लें। तैयारी तब से है जब युद्ध में सहायता के लिए जाने की बात आती है। उन्हें मालूम है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 5 पांडव नहीं हरा सकते, कौरवों की सेना में भी कोई नहीं हरा सकता, और मैं उन पर अस्त्र नहीं उठा सकता। वह है बड़े भैया बलराम, उनको हराना कठिन है, असंभव, इतने शक्तिशाली हैं। और युद्ध कला में वो तो भीम के और दुर्योधन दोनों के गुरु रहे हैं, उसको कैसे हराया जाएगा?
क्या करना? तो आप लोगों को मालूम है वो भी कथा। जब संधि वार्ता के लिए जाते हैं हस्तिनापुर, तो जाने के पहले बलराम को समझाते हैं, भैया आप बड़े दिनों से तीर्थ यात्रा पर जाने की बात कर रहे थे, अभी ठीक मौसम है, चले जाओ। अरे भाई उधर कौरवों पांडवों की दोनों, अरे वो भाइयों भाइयों की लड़ाई हो, आपस में निपट लेंगे, और मैं हूं ना, मैं ठीक करा दूंगी, युद्ध नहीं होने, आप तो जाओ। बाहर कर दिया रास्ते से, है ना। एक व्यक्ति जिससे मालूम है कि युद्ध में नहीं जीता जा सकता, उसको युद्ध के मैदान से ही दूर कर दिया। लेकिन ये सारा किसके लिए था? अर्जुन को बचाने के लिए। और परेशानी ये है कि वही अर्जुन कहता है युद्ध नहीं करना। आप जरा सोचिए, आपके यहाँ कोई फंक्शन हो, आप चीफ मिनिस्टर साहब या किसी बड़े व्यक्ति को, जिससे उम्मीद हो कि CSR में 2-4 करोड़ रुपया मिलने वाला होगा, वो यहाँ बैठे हों और फिर उनका भाषण होने वाला हो, या दीप प्रज्वलन के लिए, प्रकट के लिए उनको ले जाने वाले हों, और जिन बहन को या जिन भाई को कहा गया हो कि उनको पानी पिला दीजिए, वो आता है और स्लिप करके पानी के गिलास लेकर उनके ऊपर गिर जाता है। क्या करोगे आप? मन तो ऐसा आएगा ना कि उसको यही गला दबा देंगे। श्री कृष्ण की निराशा कैसी होगी सोचिए। जिसकी दम पर, जिसके भरोसे पर सारा युद्ध हो रहा है, वही कहता है युद्ध नहीं करूंगा। इसके बाद भी गीता का श्लोक कहता है, प्रहसन्नमेव, हंसते हुए बोले श्री कृष्ण, अर्जुन तुम्हें क्या हो गया, तुम युद्ध नहीं करना चाहते? ये हंसने की बात थी क्या? प्रहसन्नमेव कैसे आएगा? हंसते हुए बोले अर्जुन तुम युद्ध क्यों नहीं करना चाहते? बाद में उन्होंने उसे और भी बातें कही हैं, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम कहा, अनार्य जैसी बात कर रहे हो कहा, है ना। उसे कहा क्लेब्यम पार्थ, ये क्लीबता, ये नपुंसकता छोड़ो, ये भी कहा। उस जमाने की गालियां आज की जैसी नहीं होती थी, उस जमाने की भाषा में गालियां थी उसको। लेकिन पहले तो ये कहा, हंसते हुए कहा। हंसने क्या बात है इसमें? जरा सोचिए, हम कहते तो हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु, लेकिन उस गुरु जी की कुछ बात मानते भी हैं क्या? हम प्रसन्न में नहीं कह पाते। किसी बात का यदि हमारे कहे हुए की अनुपालना ठीक नहीं होती है, परिवार में, संस्थान में, जहां हम काम कर रहे हैं, जहां 4 लोगों के बीच में हैं, हमारी बात यदि नहीं मानी जाती तो फिर हम प्रसन्न में नहीं रह पाते, हंस की बात नहीं करते। तुरंत हमारे पारा चढ़ जाता है, भ्रुकुटी तन जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, स्वर उग्र हो जाता, आदि आदि जो भी अक्षर होते हैं वो सब। और यही पूरी श्रीमद् भगवत गीता पूरी हो जाती है। अंतिम 18वें अध्याय में फिर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? देखो अर्जुन, अब भाषण बहुत हो गया, अब और नहीं समझाऊंगा, युद्ध करना है कि नहीं करना है, नहीं करना तो वापस जाओ, मैं कर दूंगा अकेले। नहीं कहा। इस सब के बाद भी वो कहते हैं कि जो ज्ञान मुझे तुम्हें देना था दे दिया। उस श्लोक का अंतिम पद कहता है यथेच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो। मेरा बिल्कुल प्रेशर नहीं है कि जो मैंने कहा वो मानना ही पड़ेगा। डेरी इतनी देर से ही कह रहा, जो मैं इतनी देर में सुना रहा हूं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मानना जरूर। यथेच्छसि तथा, आपको जो अच्छा लगे। आप सब में बुद्धि विवेक है, कृष्ण जी अर्जुन से ही कहते हैं तुम में बुद्धि विवेक है, मुझे जो बताना था वह मैंने तुमको बता दिया, समझा दिया। अब इसके बाद निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुमको जो अच्छा लगे, जो इच्छा हो तुम्हारी वह करो। इसके बिना मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा तुमको युद्ध करना आवश्यक है, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। इसलिए यह जो प्रहसन्न में उसे प्रारंभ हुई बात, हंसते हुए कहने से लेकर और यथेच्छसि तथा कुरु, मैंने जो बताना था बता दिया। फिर भी कई बार मैंने जैसा सोचा था, जैसी अपेक्षा की थी वैसा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए भी अपने आप को हम अपने मन में क्या उसको एक स्थान दे सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। इतना एक विचार करने की आवश्यकता और है। अंतिम 2 बातें, समय की सीमा है, घड़ी देखते हुए मैं प्रमोद बत्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, राइटर हैं। उनका एक आर्टिकल, छोटा सा, पूरा आर्टिकल नहीं बता रहा, उसके कुछ 4-5 वाक्य केवल कह रहा हूं। हम सब लोग जीवन में कुछ भी करते हैं
तो अंततः शांति ही पाना चाहते, शांति से जी सके, विवाद न हो। पैसा कमाना क्यों? अधिक पैसा होगा शांति से रहेंगे। लोगों को अपने कंट्रोल में रखना क्यों? शांति से रह सकेंगे, सबको काम बांट देंगे। जो भी कुछ है अंततः हम अपने जीवन में शांति चाहते हैं। उनके इस आर्टिकल का हेडिंग ही है इफ यू वांट पीस। इफ यू वांट पीस तो क्या करें? 5-6 वाक्यों में ही बात है। पहला वाक्य कहते हैं इफ यू वांट पीस फॉर एन आवर, 1 घंटे शांति से रहना चाहते हैं तो टेक सम डीप ब्रेथ, लंबी श्वास लीजिए। बाबा रामदेव भी ये बताते हैं। प्राणायाम क्या है? डीप ब्रीथिंग। आप उत्तेजना करके देख सकते हैं, मैंने वो लिखी हुई बात नहीं। आप उत्तेजना में हैं, आप क्रोध में हैं, आप परेशानी में हैं, उलझन में हैं, एक जगह शांति से बैठ जाइए, 3, 4, 5 बार लंबी श्वास खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। आपका जो उद्विग्नता है, जो आपके मन में परेशानी है, वो थोड़ी शांति हो जाती है उसमें। अगला सेंटेंस, इफ यू वांट पीस फॉर ए डे, उपाय बताया, शेयर योर मील्स विद समबडी। शेयर विद योर मील्स मतलब घर में हैं तो परिवार के साथ बैठकर भोजन कीजिए। बहुत सारी बातें जो संवादहीनता के कारण नहीं हो पा रही हैं, वे बातें भोजन के समय बातचीत में बढ़ जाएंगी। या उसके अलावा भी हो सकता है, आप दिन का भोजन हो सकता है यहाँ करते हो और साथ में बैठकर भोजन करेंगे अगर, तो उन लोगों के साथ आपके इंटरपर्सनल रिलेशन स्वतः ही बनने लगेंगे। मैंने आज ये बनाया है, मेरे घर में आज ये बना था, अच्छा लाओ देखें तुम्हारे घर में क्या बना था, मैं टेस्ट करता हूँ। भाभी जी को बोलना, बहन को बोलना कि बहुत अच्छा बना था। आपस में थोड़ा बातचीत करना और इंटरपर्सनल रिलेशन डेवलप करने का उपाय है। इफ यू वांट पीस फॉर अ डे, शेयर योर मील्स विद। अब डे से आगे, इफ यू वांट पीस फॉर अ वीक, 1 हफ्ते तक आप शांति से रहना चाहते हैं तो मैंने उपाय बताया। क्या क्या मित्र हो गया आपका? अच्छा उसके वजह से लास्ट वाला रिपीट करना लास्ट वाला जी। तो तीसरा सेंटेंस बोला, इफ यू वांट पीस फॉर ए वीक, 1 सप्ताह तक शांति से रहना चाहते हैं, गो फॉर एन आउटिंग विद योर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। परिवार के साथ, या परिवार नहीं है तो मित्रों के साथ कहीं बाहर चले जाइए, घूमने फिरने, कोई मंदिर दर्शन करने, कोई और जगह। एक सप्ताह तक आप रह सकते हैं। अगला कहा, इफ यू वांट पीस फॉर ए मंथ, एंजॉय योर हॉलीडेज। अपने छुट्टी के दिनों को एंजॉय कीजिए। एंजॉय कीजिए का मतलब ये नहीं कि छुट्टी के दिन आप सोएंगे, छुट्टी के दिन आप टीवी देखेंगे तो ही आप एंजॉय करेंगे। एंजॉय माने परिवार के साथ रहेंगे। इसे और साधारण में कहूँ तो छुट्टी का जो दिन आपको मिलता है उस दिन में कोई विवाद मत कीजिए। मैं प्रायः कहता हूँ अपने भाइयों से, उस दिन छुट्टी के दिन शांति से गुजार दीजिए, तो फिर बाकी दिन तो विवाद करने का, झगड़ा करने का समय नहीं मिलता है। लेकिन अगर छुट्टी के दिन विवाद हो गया तो समझौता करने के लिए 1 वीक लगेगा। छुट्टी मिलेगी तभी ना समझौता हो पाएगा। 1 हफ्ते तक आप इससे पीसफुली नहीं रह सकते। इसलिए छुट्टी के दिन को शांति से गुजार दीजिए। भाइयों से मेरा कहना है तो उस दिन
दाल में नमक न पड़ा हो, सब्जी में मिर्च कितनी भी हो, रोटी जल गई हो, चावल कच्चा हो, चुपचाप खा लीजिए। बहनों से भी आग्रह है कि उस दिन भाई साहब से कोई डिमांड मत कीजिए खास। एक दिन शांति से कट जाए, फिर अगले दिन पूरे हफ्ते तो समय नहीं है झगड़ा करने का आपस में, इसलिए शांति से निकाल दीजिए। अगला कहा वीक और मंथ से आगे, इफ यू वांट पीस फॉर अ ईयर, 1 साल तक शांति से रहना चाहते हैं तो बड़ा सरल उपाय है, गेट मैरिड। विवाह कर लीजिए, 1 साल तक शांति रहेगी, उसके आगे की गारंटी नहीं। जो बहनें मुझे क्षमा करेंगी, जो पहले साल चंद्रमुखी दिखाई देती है वो दूसरे साल सूरजमुखी हो जाती है और उसके बाद ज्वालामुखी हो जाती है। सरल उपाय है, इफ यू वांट पीस फॉर अ ईयर, शादी कर लीजिए, 1 साल तक तो शांति से गुजर ही जाएगा, उसके बाद आगे देखिए। मुख्य बात जिस पर मैं लाना चाहता था, अंतिम बात उन्होंने कही है, इफ यू वांट पीस फॉर योर एंटायर लाइफ, साल से आगे तो पूरे जीवन शांति से रहना चाहते हैं, 2 बातें कहते हैं। लव योर जॉब, रेस्पेक्ट योर प्रोफेशन। पहली बात, लव योर जॉब, रेस्पेक्ट योर प्रोफेशन। रेस्पेक्ट योर प्रोफेशन, लव योर जॉब। मैं तो बड़ा काबिल था, आईएएस बनना था मुझको, तो इतना फिट था, मैं आईपीएस में जा सकता था, क्या करूं मैं तो ये। हम आमतौर पर, मैं देश भर में घूमता रहता हूं और प्रायः बैठकर आप प्लेन में, ट्रेन में, बस में कहीं भी बैठे हैं, कोई नया यात्री है तो बातचीत होती है, तो प्रायः एक प्रश्न को पूछा आप क्या करते हैं, तो जो भी होता है, सब मैं सिविल सर्विस में हूँ, मैं जी बैंक में हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसा सब बताते हैं। लेकिन केवल, आप सभी से क्षमा मांग रहा हूँ, केवल एक कम्युनिटी है जो बड़ा अपोलोजेटिकली कहती है, सर मैं टीचर हूं, बड़ा डरे स्वर में, दबे स्वर में, जी मैं टीचर हूं। बहुत लोग तो और भी जी मास्टर, और जैसे बड़ा खराब काम, कोई ऐसा काम पकड़ लिया है तो हाँ काला पानी घिस दिया गया, ऐसा भी सो अपोलोजेटिकली, मतलब जैसे गलती हो गई है माफी से मांग रहे हैं। क्यों नहीं कहते गौरव से, मैं शिक्षक हूँ जी, मैं अध्यापक हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। मेरे मन में यदि वो गौरव का भाव नहीं है, इफ आई डोंट रेस्पेक्ट माई प्रोफेशन, हु एल्स विल रेस्पेक्ट? मेरे इज्जत, मेरे व्यवहार, मेरे काम की इज्जत कोई दूसरा क्यों करेगा जब मैं ही नहीं इज्जत करना हूँ उसकी। इसलिए लव योर जॉब, रेस्पेक्ट योर प्रोफेशन। और दूसरी बात कहते हैं, एंड एप्रिशिएट व्हाट अदर्स डू। दूसरे लोग जो कर रहे हैं उसको थोड़ा प्रशंसा करने की आदत डाल लीजिए। आप जरा सी प्रशंसा करें, आप उससे कुछ भी करवा सकते हैं। छोटी से छोटी बातों पर भी अगर आपने किसी की प्रशंसा की, डेल कार्नेगी बड़े प्रसिद्ध की पुस्तक आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, बहुत प्रचलित, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स, मित्र कैसे बने। डेल कार्नेगी, he was not writer, वे ऑथर नहीं थे। डेल कार्नेगी एक कोल माइन में फोरमैन थे, और ये बुक लिखने की उनको आइडिया कहाँ से आया, तो उन्होंने एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से वो शुरू करते हैं बुक को। आपने जिन लोगों ने देखी उनको ध्यान में होगा, जो भी कर्मचारी पोस्ट ऑफिस में डाक लेके जाने को बताया जाता था, वो एक बार जाता था और लौट के कहता था मैं दोबारा डाक खाने नहीं जाऊंगा। क्यों? वहां जो बाबू है वो बहुत झगड़ा करता है, आज इतनी डाक क्यों ले आए, इतने मोटे बंडल क्यों आए हो, ये ठीक से चिपकाई नहीं है, इसको वजन नहीं किया है, इस पर टिकट नहीं पूरा है, कुछ ना कुछ बताकर वो डांटता है, मैं नहीं जाऊंगा। हर कर्मचारी ऐसा करता है। मेरी समझ में नहीं आती, करने लिखते हैं। एक दिन मैंने सोचा कि भाई बार बार सबको भेज कर, और ये हिट एंड ट्रायल बहुत हो गया, एक दिन चलो मैं मिल के आता हूँ, कौन है अपनी समझ में तो आएगा। मैं पहुंचा, देखा पोस्ट ऑफिस की खिड़की के अंदर वो बैठा कुछ काम कर रहा था। मैंने बाहर से देखा और मैंने सोचा कि इससे बात कहाँ से शुरू। जो पहली बात मैंने ऑब्जर्व की, वो मैंने देखा कि उसके बाल बड़े सुंदर हैं, हेयर स्टाइल उसका बहुत अच्छा है। तो मैंने जाकर उसको कोई काम की बात नहीं की, मैं
उसके कमरे में परमिशन लेकर घुसा और मैंने कहा कि आपके बाल बहुत खूबसूरत है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा अब तो कुछ भी नहीं रहेगा साहब, जब मैं कॉलेज के जमाने में था तब देखा होता आपने। दिल का नहीं कहते हैं कि मेरी इस बातचीत के बाद मैं 7 साल वहां था, कभी मुझे उस व्यक्ति से कोई समस्या नहीं आई। 1 सेंटेंस ऑफ एप्रिसिएशन, जिसका काम से कोई संबंध नहीं था। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, इतना भी सुनकर वह व्यक्ति, उससे किसी ने तारीफ नहीं की थी जिसकी वो तारीफ से सुनने को व्याकुल था। दिल करनेगी ने पहली बार ऐसा कहा और फिर 7 साल वो वहां पर रहे और कभी भी इस बात को लेकर उनका उस व्यक्ति से कोई विवाद किसी काम में नहीं हुआ। उनके सब काम में चल रहे। यह वास्तव में काम करने और करवाने की बात है। मैंने कहा था 2 बातें कहकर खत्म करूंगा, 1-2 मिनट ऊपर हो गए हैं, फिर भी उस आखिरी बात को कहता हूं। राम कथा, श्रीमद् भगवद गीता की बहुत बातें की मैंने, राम कथा की एक बात कहकर बात पूरी करता हूं। वाल्मीकि रामायण में भी, बाकी भी जितनी राम कथाएं अपने देश में चलती हैं, 300 से ज्यादा हैं, सब में 7 कांड हैं और लगभग सब जगह नाम भाषांतर के साथ एक ही है। और इन सब की क्या विशेषता है? तो हर एक घटना के आधार पर एक कांड का नाम है। पहला कांड बाल कांड है, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। दूसरा कांड अयोध्या कांड है, जिसमें उसके बाद की घटनाएं वनवास तक की घटनाओं का वर्णन है। फिर वनवास हो जाता है। तीसरा कांड अरण्य कांड है, अरण्य यानी वन की घटनाओं का वर्णन है। चौथा कांड किष्किंधा कांड है। किष्किंधा वह पर्वत है जहां पर सुग्रीव हनुमान रहते हैं और वहां पर श्री राम और सुग्रीव की मित्रता। 5वां कांड बीच में एक और है, उसके बाद 6वां और 7वां। 6वां कांड जिसको कहीं लंका कांड है और वाल्मीकि रामायण को युद्ध कांड है। लंका में युद्ध हुआ इसलिए लंका कांड है। और 7वां और अंतिम कांड है उत्तर कांड है। उत्तर यानी बाद का, इसलिए वो उत्तर कांड है। इस प्रकार से ये 7 कांड है। जो बीच में 5वें कांड का नाम मैंने छोड़ दिया, उसका नाम है सुंदर कांड। अब जरा सोचिए, मैंने सब कांडों के नाम के कारण बताए, बालकांड क्यों, अयोध्या कांड क्यों, अरण्य कांड क्यों, लेकिन सुंदर कांड का नामकरण क्यों किया? कोई सुंदर नाम का व्यक्ति नहीं, सुंदर लाल या सुंदर सिंह, कोई सुंदर नगर नहीं है उसमें, सुंदर नाम का कोई तत्व नहीं है, फिर भी एक कांड का नाम सुंदर कांड है। उस सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड होने का कारण केवल एक मुझको समझ में आता है। उस सुंदर कांड की प्रारंभ कहां से है? सभी जो सीता माता की खोज करने गई हुई ही वानर सेना, वानरों की जो दल, निराश होकर बैठे हुए। पता तो लग गया है कि अशोक वाटिका में है, रावण हरण करके ले गया है, लंका में कहीं रखा है उसको, लेकिन जाए 100 योजन का समुद्र नहीं लांघ कर जा सकते। और अंततः उस परिस्थिति में सब निराश बैठे हैं, बातचीत चल रही। अंदर कहते हैं 50 योजन तक मैं जा सकता हूँ। जामवंत कहते हैं कि मैं जब युवा था तब तो 100 योजन चला जाता था, अब नहीं जा सकूंगा। सब अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, अपना अपना इतना कर सकता हूँ। लेकिन हनुमान चुप बैठे। जहां किष्किंधा कांड पूरा होता है वहां पर अंत में चौपाई आती है, तुम अतुलित बल बुद्धि निधाना, का चुप साध रहा बलवाना। तुम अतुलित बल बुद्धि के निधान हो, तुम चुप क्यों बैठे हो हनुमान? तुम कर सकते हो ये काम, तुम क्यों नहीं कहते हो कि तुम जा सकते हो लंका में सीता माता का पता लगाने? सुंदर कांड के पहली चौपाई है जहां से शुरू होता है सुंदर कांड। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत के वचन सुहाए यानी पसंद आए, अच्छे लगे। हनुमान को सुनकर हृदय में बड़ा हर्ष हुआ कि जामवंत ने उनको इस योग्य समझा कि वो इस काम को कर सकते हैं। इस पूरी कथा में राम की सेना में सबसे आयु वृद्ध जामवंत है, उनसे ज्यादा वृद्ध कोई नहीं है। और युवा शक्ति के प्रतीक हनुमान है।
जामवंत ने यह नहीं कहा अरे वो तो तुम लोगों के बस की बात नहीं है, अब मैं भी युवा नहीं रह गया हूँ, तुम लोग सब नए नए लड़के हो, तुम्हारी बस में तुम्हारी इतनी अकल थोड़ी है, तुम में इतनी क्षमता नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। और न ही जामवंत ने जो कहा वो क्या था, तुम अतुलित बल बुद्धि निधान। और राम अगले उसमें आता है जामवंत के वचन सुहाए, वचन अच्छे लगे। युवा शक्ति कह रही है कि जामवंत के वचन अच्छे लग रहे हैं, अच्छी लगी ये बात कि आपने मुझ पर विश्वास किया, और बुद्ध कर रहे हैं तुम अतुलित बल बुद्धि निधाना, तुम चुप क्यों बैठो, तुम कर सकते हो। हर संस्था, हर संगठन, हर परिवार, हर देश की एक रामकथा है, और उसमें जामवंत भी हैं और उसमें हनुमान भी। यदि सब जामवंत हनुमानों को कहने लगे तुम कर सकते हो, तुम्हें क्षमता है, कैपेसिटी है, तुम कर सकते हो, जाओ करो, लेकिन कितने जामवंत हैं जो ऐसा कहना अफोर्ड करते हैं, और कितने हनुमान हैं जिनको जामवंतों के वचन सुहाते हैं। पापा सारा काम मुझे बता, तो भाई भी तो उसको नहीं करेंगे। कितने हनुमान हैं जिनको जामवंतों के वचन अच्छे लगते हैं, और कितने जामवंत जो हनुमानों को काम सौंपकर उनकी पीठ थपथपा कहते हैं जाओ करो, तुम कर सकते हो, बिगाड़ोगे तो मैं ठीक करूंगा ना। जिस परिवार, जिस संगठन, जिस संस्था की राम कथा ने जामवंत हनुमानों पर विश्वास करने लगे और हनुमानों को जामवंत के वचन अच्छे लगने लगे, वहां सुंदरकांड ही होगा। सभी को नमस्कार।